And then in today's session, after discussing some of these basic techniques and common mistakes जो बच्चे करते हैं, उनको डिस्कस करने के बाद आज बहुत एक अच्छा जबरदस्त पेपर आपको कराने लगा हूं। और ये पेपर बहुत ज्यादा वैल्यूएबल पेपर होगा। क्यों? क्योंकि इस पेपर में मौजूद क्वेश्चंस जो हैं शायद के आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे, यानी टॉपिक्स जो इस पेपर में आ रहे हैं। खैर, अच्छा जी, देखो डे वन से हमने ये बात की है कि केमिस्ट्री का जो पेपर वन होता है या एमसीक्यू पेपर आईजीसीएसई वालों के लिए जो पेपर टू होता है, बेसिकली आई वुड रादर पेपर वन पेपर टू कंफ्यूजन होगी, बहुत सारे बच्चे आईजीसीएसई वाले भी हैं, तो आई वुड से एमसीक्यू पेपर। जो एमसीक्यू पेपर होता है विदाउट एनी डाउट केमिस्ट्री का सबसे चैलेंजिंग पेपर यही होता है, ठीक है ना। जब हम थ्योरी की बात कर रहे होते हैं, जब हम एटीपी की बात कर रहे होते हैं, तो मैंने दोनों दफा कहा है कि अगर आपने सिलेबस कंटेंट कवर कर लिया है तो थ्योरी शुड नॉट बॉदर यू। अगर आपने एटीपी कवर कर लिया है तो एटीपी भी आप निकाल जाते हो, बिकॉज लॉट ऑफ जो क्वेश्चंस हैं एटीपी के अंदर वो आपकी लर्निंग पर नहीं बल्कि आपकी जो है ना वो रीडिंग पर और आपकी अंडरस्टैंडिंग पर और आपकी जो है ना वो उस वक्त मैथमेटिकल स्किल्स पर डिपेंड कर रहे होते हैं। लेकिन जब पेपर वन की आप बात करते हैं, जब भी अगर आपको याद हो साल के दरमियान में भी कभी भी हमें मौका मिला पास पेपर करने का, तो वी ऑलवेज डिड पेपर वन। एमसीक्यू पेपर हमने किया है। क्यों? बिकॉज एमसीक्यू पेपर इज एक्चुअली द ट्रू गेम चेंजर, क्योंकि आपको लगता तो यही है कि आप बहुत आसानी से इसे क्रैक कर लेंगे, एंड हियर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है ना वो डिसीव हो जाते हैं और दे एंड अप और वहां पर वो फंसते हैं बुरी तरह से, और दे एंड अप स्कोरिंग अ बैड ग्रेड जो वो खुद भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते। यानी अगर मैं आपको सही बताऊं तो आउट ऑफ 40 मेजॉरिटी जो हमारे अच्छे स्टूडेंट्स हैं उनका स्कोर केमिस्ट्री में 22 to 25 या 6 तक आता है मैक्सिमम। यानी ये उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो पढ़ यानी जिन्होंने बहुत अच्छे से तैयारी की हुई है और थ्योरी का पेपर अच्छा सा निकाला हुआ है। ये बच्चे इतनी तेजी से वाइल अटेम्प्टिंग पेपर मिस्टेक्स कर रहे होते हैं कि मिस्टेक्स करते करते दे एंड अप इन दिस स्कोर, एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में इस स्कोर पर आपको बी मिलेगा, या अगर जो है वो भी थ्रेशोल्ड अगर आपका डिसेंट रहा, या सी मिलेगा अगर थ्रेशोल्ड हाई हो गया, ठीक है ना। सी के लिए 22 पर शायद सी बन जाए। और सिर्फ कोविड टाइम्स ऐसे थे कि कोविड टाइम्स के अंदर जो थ्रेशोल्ड था वो बहुत ज्यादा ड्रॉप हो गया था और 22 पर ए मिल रहा था, 22 पर ए मिल रहा था। बट वो दिन चले गए, अब वो दिन नहीं है। इसीलिए कोविड टाइम्स में बहुत ज्यादा बच्चे जो है ए स्टार और ए लेकर निकले हैं, बिकॉज थ्रेशोल्ड वाज दी रिकॉर्ड लोएस्ट पे था। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि कैम्ब्रिज ने लास्ट ईयर ही अनाउंस किया था कि हम जो थ्रेशोल्ड है उसे वापस रिस्टोर करेंगे, और वापस जो स्टैंडर्ड थ्रेशोल्ड क्या होता है, 32 या 33 पे ए होगा, ठीक है ना, 28 पर बी होगा, 24 पर सी होगा, 20 या 19 पर ई होगा, और बिलो 19 वाला जो है ना वो अनग्रेडेड रह जाएगा। ये एक स्टैंडर्ड थ्रेशोल्ड हुआ करता है ना फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। लेकिन ओवर द इयर्स पे थ्रेशोल्ड ने काफी फ्लक्चुएट किया, लेकिन अब ये थ्रेशोल्ड इंक्रीजिंग ट्रेंड पर है। तो याद रखें, व्हाइल यू आर अटेम्प्ट, देखो आपने थ्योरी कर ली है, थ्योरी आपने कर ली है, इट मींस आई एक्सपेक्ट कि आपको बेसिक कंसेप्ट सारे याद हैं। अब आपने करना क्या है? तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जितने दिन रह गए, मेरे ख्याल 9th को आपका शायद पेपर है, तो बेटा जितने दिन रह गए हैं, अब इसमें दो तरह के बच्चे होंगे। एक वो बच्चे हैं हु आर कंप्लीटली डन विथ थ्योरी, ठीक है ना, कंप्लीटली, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं बेटा, कंप्लीट दोज हु आर कंप्लीटली डन विद थ्योरी, जिन्होंने थ्योरी अच्छे से कर ली थी और उन्होंने सारे कंसेप्ट अच्छे से रिवाइज कर लिए थे। बेटा आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, देखो याद रखो ये प्रैक्टिस बेस्ड पेपर है। मैंने कहा था थ्योरी में क्वालिटी मैटर करती है, यहाँ प्रैक्टिस मैटर करती है। तो ऐसा नहीं कि सर के इंतजार में बैठे रहो, आपने दिन रात बैठ के प्रैक्टिस करनी है। और आपको मालूम है कि एमसीक्यू की प्रैक्टिस कोई इतनी बोरिंग भी नहीं होती, क्योंकि आप जल्दी जल्दी कर लेते हो। जब आपसे क्वेश्चन सॉल्व होना शुरू होते हैं तो आप बहुत ज्यादा, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है। तो कंप्लीट जो स्टूडेंट्स थ्योरी अच्छे से कर चुके थे, जिन स्टूडेंट्स ने थ्योरी अच्छे से कंप्लीट कर ली थी, दे आर ओनली सपोज टू डू ईयरली पास पेपर। उनको सिर्फ ईयरली पास पेपर्स करने हैं, बस ईयरली पास पेपर्स करने हैं। और 2020 से लेकर 2025 तक के सारे पास पेपर्स करने हैं, 2020 से लेकर 2025 तक के सारे पास पेपर्स करने हैं। दिस शुड बी डन। और आप में से बहुत सारे बच्चे मैं ग्रुप पे देख रहा होता हूँ, जो क्वेरी ग्रुप है, जो उस पर डिस्कशन कर रहे हैं, इसका मतलब है बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी इसमें से कुछ पेपर्स कर भी लिए होंगे।
एज अ टीचर माय जॉब इज कि मैं तुम लोगों को मल्टीपल यूनिक पेपर्स कराता जाऊं जिससे तुम्हारा दिमाग और खुले। तो ये उन बच्चों के लिए बात है जिन्होंने थ्योरी अच्छे से कर ली थी। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे भी थे जिन्होंने थ्योरी अच्छे से नहीं की होगी, थ्योरी के पेपर से पहले भी बस स्ट्रगल करते हुए गए होंगे और थ्योरी में बहुत सारी मिस्टेक्स और ब्लंडर्स करके आए होंगे। तो बेटा उनके लिए क्या एडवाइस है? उनके लिए एडवाइस ये है कि आप क्या करो बेटा, फर्स्ट रिवाइज थ्योरी, रिवाइज थ्योरी वंस और ट्वाइस, एक से दो बार दोबारा रिवाइज करें थ्योरी को। क्यों? क्योंकि अगर आप थ्योरी में लैग कर रहे हो और आपने ये जो एमसीक्यू शुरू कर दिए बेटा, आप यू वोंट बी एबल टू कनेक्ट टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस, और आपको लगेगा कि जितना थ्योरी खराब हुई थी एमसीक्यू पेपर उससे भी ज्यादा खराब हो जाएगा। तो याद रखें, दोज हु आर डन विद थ्योरी ऑलरेडी, जब वो थ्योरी का पेपर दे रहे थे उन्होंने अपनी लर्निंग पूरी कर ली थी, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको एर्ली पास पेपर की प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज यू नो अलॉट। Now you just need to fine tune your approaches. However, those who were left with certain topics of theory before the theory paper and then they didn't get the chance, first you need to revisit the theory. Take your time, take 1 or 2 days and just complete the theory, क्योंकि इसके बगैर MCQ नहीं होगा। And once you are done with that, अब आप क्या करो? Solve yearly past papers at least 4 इन अ डे। 4 ईयरली पास पेपर कम से कम एक दिन में करने हैं बेटा हर बच्चे को। केमिस्ट्री के, देखो केमिस्ट्री के चूंकि अप्रोचेस फाइन ट्यून करनी है, इसलिए एक दिन में कम से कम 4 ईयरली सॉल्व करने हैं आपको। अगर मेरा सेशन हो रहा है, एक मैं करा रहा हूं, तो 3 आपने करने हैं। समझ आ रही है बात? भाई मौजूद है क्लास में? बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है? तो एक दिन में 4 ईयरली करने और फिर उनमें मार्क करना है, मार्क टॉपिक्स विच आर गेटिंग रॉन्ग। जो आपके पास जिसमें जिन टॉपिक्स में गलतियां बार बार हो रही हैं, मसलन किसी को एस्टर की नेमिंग में गलती हो रही है, किसी को ऑर्गेनिक में मिस्टेक हो रही है, किसी से एसिड बेस नहीं हो रहा, या किसी से जनाब अली और कोई चीज नहीं हो रही, तो अब आप ओपन स्पेसिफिक टॉपिक जो जिसके सॉल्व नहीं हो रहे एंड डू टॉपिकल्स। उस पर्टिकुलर टॉपिक का टॉपिकल कर लें, उस पर्टिकुलर टॉपिक का टॉपिकल करने। ये उन बच्चों के लिए अप्रोच है जिन्होंने थ्योरी अभी भी कुछ बाकी रखी हुई है। तो दो स्टूडेंट्स आर बीइंग एडवाइज्ड बाय मी टू रिवाइज द थ्योरी, सॉल्व ईयरली पास पेपर्स 4 इन अ डे, एंड देन जस्ट टेक टाइम टू मार्क व्हिच पर्टिकुलर टॉपिक्स आर वीक, एंड देन गो टू दैट पर्टिकुलर टॉपिक, रिवाइज दैट टॉपिक अगेन, and then do the specific topical past papers of that particular topic. This can only save you in your paper 1, in your MCQ paper. Otherwise याद रखें, MCQ पेपर या तो बहुत अच्छा होगा या बहुत खराब होगा। और जैसा कि मैंने शुरू में अर्ज किया कि ज्यादातर केसेस में बच्चे 22 टू 26 में जाते हैं। तो अगर आपका थ्रेशोल्ड 32 या 33 तक चला गया ग्रेड ए के लिए, तो यू वुड एंड अप ईदर विद अ बी और अ सी इन योर एमसीक्यू पेपर, either with a B or a C in an MCQ paper, which I don't want. अगर आप एक ऐसा बच्चा हो जिसने थ्योरी की ऐसी तैयारी की थी कि you are expecting an A in theory, तो you must get an A also in your MCQ paper. बात समझ आ रही है बेटा? तो नंबर 1 मेरे बच्चे, आप में से 2 तरह के स्टूडेंट्स हैं जिनकी थ्योरी पूरी है। डू नॉट वेस्ट टाइम, जस्ट डू मोर ईयरली एज मच एज यू कैन, ठीक है जी? और क्वेरी ग्रुप पे डिस्कशंस करते रहो। और जिनकी थ्योरी कमजोर थी, कुछ रह गई थी, यू नीड टू रिवाइज बेटा, उसके बगैर नहीं होगा। रिवाइज दोस कॉन्सेप्ट जो कि कच्चे थे उनको पक्का करो, देन ईयरली करो। फिर ईयरली में जो मिस्टेक्स आ रही है उनको मार्क करो, मार्क करने के बाद उन स्पेसिफिक टॉपिक के पास पेपर्स कर लो। इसी तरह दो स्टूडेंट हु आर डायरेक्टली डूइंग द ईयरली पास पेपर्स, अगर आपको लग रहा है कि ओनली किसी पर्टिकुलर टॉपिक में आप बार बार गलती कर रहे हो, अगर आपको आइडेंटिफाई हो रहा है कि बार बार मैं इलेक्ट्रोलिसिस में गलती कर रहा हूं या बार बार मैं किसी पर्टिकुलर जगह पे गलती कर रहा हूं, तो यू आर आल्सो एडवाइज टू डू दी स्पेसिफिक टॉपिकल पास पेपर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक। फॉर एग्जांपल, आपने 4 पेपर सॉल्व किया, आपको लगा यार इलेक्ट्रोलिसिस के क्वेश्चन में मुश्किल हो रही है, तो जस्ट गो एंड रिविजिट द इलेक्ट्रोलिसिस फ्रॉम योर नोट्स एंड देन डू 40-50 क्वेश्चंस फ्रॉम द टॉपिकल पास पेपर्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, और उसके बाद फिर यू विल गेट बैक टू योर yearly past papers again. So that should be the approach in the remaining days. Are we all clear beta? Are you all getting the strategy of the remaining 10-11 days जो आ रहे हैं दरमियान में क्या करना है? Yes? Are you all with me? Yes or no? Okay. Now
अब सवाल ये पैदा होता है कि सर क्या पेपर वन या एमसीक्यू पेपर को अटेम्प्ट करने की भी कोई ट्रिक होती है? जी हाँ, पेपर वन को अटेम्प्ट करने की भी ट्रिक होती है। ठीक है, मैं हमेशा कहता हूं कि आपने ये इसको फॉलो करना है। नंबर वन, यानी एमसीक्यू पेपर जब आप देने जा रहे हैं तो बहुत ज्यादा जो चीजें इंपॉर्टेंट है, एंड दीज आर सम जनरल इंस्ट्रक्शंस जो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों में काम आएंगे। सबसे पहले बेटा याद रखें, एमसीक्यू पेपर आप थकी हुए दिमाग से नहीं कर सकते। देखो, थ्योरी जो होती है ना वो कनेक्टेड होती है। आप अगर थके हुए भी हैं, रात की नींद पूरी नहीं भी हुई थी, तो आप थ्योरी को कनेक्ट करते हैं और चीजें ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाती हैं। बट एमसीक्यूज में एग्जामिनर आपकी बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक फाइन ट्यून्ड अप्रोच को चेक करता है, एंड टू अप्रोच दैट क्वेश्चन करेक्टली इट इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस दैट आपकी नींद पूरी हुई हो। तो बेटा याद रखिएगा, बिफोर द एमसीक्यू पेपर यू नीड टू स्लीप वेल। आप अगर नींद पूरी करके जाओगे, ट्रस्ट मी, आप सिली मिस्टेक्स कम कर दोगे। ट्रस्ट मी, आप मिस इंटरप्रिटेशन कम कर दोगे। ट्रस्ट मी कि आप ब्लंडर्स कम करके आओगे। दूसरा, बिकॉज क्या होता है बेटा कि एमसीक्यू में हर एक एमसीक्यू के अंदर चार अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, चार अलग ऑप्शंस हैं। तो उन ऑप्शंस को सही से अंडरस्टैंड करने के लिए यू हैव टू बी वर्किंग विद अ फ्रेश माइंड। सेकेंडली, हैव ग्लूकोज रिच ब्रेकफास्ट। आप नहीं, अब आप कहें सर ये अम्माओं वाली एडवाइस दे रहे हैं। जी हाँ बेटा, मैं आपको बायोलॉजिकली ये बात समझा रहा हूँ कि आपने नाश्ता लाजमी करके जाना है। क्यों? क्योंकि देखो, मैं भी अभी ए लेवल्स के पास पेपर्स करा रहा हूँ। पेपर टू को कराते हुए ना एक अलग तरह की स्ट्रैटेजी है, लेकिन जब आप एमसीक्यू की बात करते हैं तो बेटा एमसीक्यू में बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपका दिमाग थके नहीं। और वो कब नहीं थकेगा? जब उसकी नींद पूरी हुई होगी और जब उसको इनफ ग्लूकोज फ्यूल आपने दिया है। तो आपने क्या करना है, एग्जाम वाले दिन आपने नाश्ता भले हल्का कर लें, लेकिन ग्लूकोज रिच जूसेस पी के चले जाने, जूस पी लेना है, या अपने साथ पानी की बोतल के अंदर जूस ले लेना है। ठीक है, या ओआरएस वाला पानी ले लेना है, ताकि डिहाइड्रेशन या डीमिनरलाइजेशन ना हो, या आपको अल्लाह ना करे ग्लूकोज की कमी ना पड़ जाए। योर ब्रेन शुड बी गेटिंग इनफ फ्यूल। आपको पेपर के दौरान भूख महसूस नहीं होनी चाहिए। योर बॉडी शुड नॉट गो इन ग्लूकोज डेफिशिएंसी। आपके ब्रेन के पास इनफ ग्लूकोज होना चाहिए ताकि आपका ब्रेन इनफ फ्यूल यूज करे और अप्रोचेस को सही तरीके से केटर करे। ये तो दो जनरल एडवाइस हो गई। उसके बाद मेरे बच्चे, आपने अटेम्प्ट करना है पेपर, अटेम्प्ट पेपर राउंड बाय राउंड। व्हाट डज दिस मीन? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो बहुत सारे पढ़ाकू बच्चे गलत कर जाते हैं। बेटा राउंड बाय राउंड का मतलब ये है कि आपने क्वेश्चन नंबर वन पढ़ा, आपने क्वेश्चन नंबर वन देखा, अब आपको एट अ ग्लैंस लगा कि यार ये क्वेश्चन छोटा है, इसमें डिस्क्रिप्शन भी कम है और ये टॉपिक भी मुझे समझ में आ रहा है, फौरन आप कनेक्ट कर गए ये कौन चैप्टर से आया है, तो डू दैट क्वेश्चन। अब आपने क्वेश्चन नंबर टू पढ़ा, उसमें बहुत सारी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई थी, आपको अंदाजा हो गया कि यार इस क्वेश्चन को पढ़ने में काफी टाइम लगेगा, लीव दैट क्वेश्चन, लीव दैट क्वेश्चन। आप आ गए क्वेश्चन नंबर थ्री पे, आपने देखा क्वेश्चन नंबर थ्री मोल्स का है और मोल्स की कैलकुलेशन में वक्त लग सकता है, मोल्स में मैं कॉन्फिडेंस अपना कहीं शेक भी कर देता हूं, लीव दैट क्वेश्चन। राउंड वन में, आर यू गेटिंग मी माई पॉइंट? राउंड वन में राउंड बाय राउंड करना है बेटा। आपने देखो, कोई इस पे एक्स्ट्रा सवाब नहीं मिलेगा, जन्नत की बिशारत नहीं है कि क्वेश्चन नंबर वन करना है, फिर टू करना है, फिर थ्री करना है, फिर सीरीज में करने की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। आपको राउंड बाय राउंड जाना है। आपने 1 to 40 जाना है स्ट्रेट अवे। ठीक है, और जो क्वेश्चन एट अ ग्लैंस नजर आता है आपको कि यार ये लंबा है, या इसमें कैलकुलेशन है, या ये शायद मैंने पढ़ा हुआ नहीं है, या ये देखने में नया लग रहा है, लीव ऑल दोस क्वेश्चंस एट फर्स्ट। आप उन तमाम क्वेश्चन पे, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर टू लिया आपने, पेंसिल से यहाँ स्टार बना दिया, आगे चले गए, आगे चले गए, आगे चले गए, एंड दिस इज द ड्रिल जिसके थ्रू आप क्वेश्चन नंबर 40 तक पहुंचेंगे। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि जनाब पहले राउंड में जो आपके तगड़े कॉन्सेप्ट थे वो सारे आप रिकॉल करके आप आराम से उनको सही कर लेंगे। ठीक है, और जब तक आपका दिमाग वार्म अप हो चुका होगा, एग्जाम मोड ऑन हो चुका होगा, और जब आप दोबारा राउंड टू पे आएंगे और राउंड टू में रिवर्स में या दोबारा से क्वेश्चन नंबर वन से उन क्वेश्चंस को देखना शुरू करेंगे, तो चूंकि दिमाग वार्म अप हो चुका होगा और आपको ये रिलीफ भी मिल चुका होगा कि यार जो आसान सवाल थे वो मैंने करनी है, अब आई हैव दीज 10 15 17 क्वेश्चंस लेफ्ट जो मुझे तसल्ली से करने, और फिर टाइम मैनेजमेंट भी बेहतर हो जाएगी। देखो होता क्या है कि जब आप एक एक क्वेश्चन बाय क्वेश्चन कर रहे हो, एक क्वेश्चन आपको पहले दफा में समझ में नहीं आया, रीड नहीं हो रहा था आपसे,
पे और आपने उसी पे टाइम लगा दिया, तो समटाइम्स क्या होता है कि पेपर का टाइम पूरा हो जाता है और आखिर में आपके पास वो सवाल रह जाते हैं जो बहुत इजी थे, लेकिन आप जल्दबाजी में बस उनको जल्दी जल्दी मार्क कर देते हैं। बात समझ आ रही है बेटा? तो याद रखिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो, अल्लाह ना करे अगर पेपर में कोई चीज आपसे छूटे या पेपर में कोई क्वेश्चन आपसे गलत हो, तो ये वो क्वेश्चन होना चाहिए जो एक्चुअली डिफिकल्ट है, ठीक है ना? वो क्वेश्चन नहीं होना चाहिए जो आपने जल्दबाजी में गलत कर दिया। दिस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। एंड बहुत सारे गर्ल्स ये खास तौर पे मिस्टेक करती हैं। लड़के तो मस्त मलंगी होते हैं, लेकिन लड़कियां खास तौर पे ओवर स्ट्रेस हुई भी होती हैं और ओवर स्ट्रेस में आने के बाद वो सिली मिस्टेक्स करती हैं और एट द एंड क्या होता है कि जनाब, या तो वो एंड में क्वेश्चन जल्दी जल्दी कर रही होती हैं, तो जल्दी जल्दी के चक्कर में बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग और मिस इंटरप्रिटेशन जो है वो करने की वजह से दे रीच टू द रॉन्ग, दे लैंड ऑन द रॉन्ग आंसर। तो ये सारी जो है ना, वो चीजें बहुत ज्यादा आपने ध्यान रखनी है लाजमी तौर पर, ठीक है बेटा? तो इसलिए राउंड बाय राउंड जाना है हर बच्चे को, राउंड बाय। अच्छा, बबल शीट के बारे में बता दूं भैया, बिल्कुल मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ। चौथी और सबसे आखिरी बात जो बबल शीट के बारे में, आपको पता है कि एमसीक्यू में आपको साथ में बबल शीट मिलेगी जिसमें आपने पेंसिल से शेड करना होगा एबीसीडी को। तो बेटा बहुत सारे बच्चों में ना यानी बाद बच्चे ऐसे होते हैं जो एक क्वेश्चन करते हैं उसका बबल शीट पे मार्क करते हैं, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं बबल शीट पे मार्क करते हैं। बेटा इसमें मेरी ऑब्जर्वेशन ये रही है ओवर द इयर्स कि इसमें टाइम लॉस होता है। दूसरे वो बच्चे होते हैं जो सारा पहले क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेते हैं और फिर एक साथ बबल शीट पे मार्किंग करते हैं। बेटा दोनों मेथड ही आपके लिए रिस्क बढ़ा देते हैं। जब आप साथ साथ मार्किंग कर रहे होते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 किया फिर बबल शीट पे गए, तो बार बार बबल शीट पे जाना, फिर क्वेश्चन पेपर पे आना, बबल शीट पे जाना, क्वेश्चन पेपर पे आना, इसमें टाइम जाया होता है। और जब आप सारे क्वेश्चन एक साथ पेपर पे, आंसर पेपर पे सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन पेपर पे और फिर बबल शीट पे मार्किंग शुरू करते हैं, तो उसमें आई हैव सीन दिस मल्टीपल टाइम्स इन फिजिकल स्टूडेंट्स जो मॉक वगैरह के एग्जाम दे रहे होते हैं, कि उन्होंने क्या किया, जब जल्दबाजी में लगा रहे हैं, आखिरी 5 मिनट रह गए, अनाउंसमेंट हो रही है लास्ट 5 मिनट से, पेपर तो पूरा हो गया लेकिन बबल शीट पे मार्किंग नहीं हुई, तो अब वो मार्किंग करते करते क्या करते हैं, आंसर देखा क्वेश्चन नंबर 7, लेट्स से क्वेश्चन नंबर 17 है, अब क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आपने अपने क्वेश्चन पेपर पे बी मार्क किया हुआ है और यहां कलर करते हुए सी पे कलर कर दिया। समझ आ रही है बात? तो इसलिए ना आपने सारा एंड में मार्क करना है, ना ही आपने सारा, आपने मैक्सिमम 10 क्वेश्चंस का विंडो लेकर चलना है, 10 क्वेश्चंस का। जैसी 1 to 10 क्वेश्चन हुए, जैसी 1 to 10 क्वेश्चन हुए, आपने उसको बबल शीट पे मार्किंग कर देनी है साथ साथ, ठीक है? या पेज बाय पेज चल लो, जैसे ये आपका क्वेश्चन पेपर है, इस पे 1 2 3 4 सवाल है, तो जैसे ये 4 सवाल पूरे हो जाए तो गो टू द बबल शीट एंड मार्क दोस 4 एमसीक्यू। समझ आ रही है? तो ईदर यू कैन टेक दी अप्रोच के आप 10-10 सवाल के बाद बबल शीट को फिलअप करते जाओ, या पेज बाय पेज, यानी आपके क्वेश्चन पेपर में अगर इस पेज पर 2 क्वेश्चन है, तो जैसे ये पेज कंप्लीट हुआ आपने बबल शीट पर जाकर इसकी मार्किंग कर दी, इसके लिए मार्क कर दिया, इसके लिए मार्क कर दिया, तो इसमें आपका रिस्क फैक्टर मिनिमाइज हो जाता है। इज दैट क्लियर? यस और नो? इज दैट क्लियर बच्चों? फिजिक्स का पेपर 1 कब है तुम लोगों का? पहले फिजिक्स का है, पहले केमिस्ट्री का है? फिजिक्स है, ठीक है। बबल शूट हैव बी कलर्ड विद पेंसिल, यस। चले बेटा, तो ये कुछ बेसिक सी बातें हैं। यू हैव टू स्लीप वेल, हैव ग्लूकोज रिच ब्रेकफास्ट, अटेम्प्ट पेपर राउंड बाय राउंड, प्लीज राउंड बाय राउंड करना है बेटा। कुरतुल वो इसीलिए हो रहा है, मैं बता रहा हूँ ना, वो पेपर 1 चूंकि टाइट पेपर होता है, 1 आवर के अंदर करना होता है, तो अगर आप जरा से भी ढीले पड़ोगे ना तो 1 आवर के अंदर चैलेंजिंग हो जाएगा। दैट इज वाई मैं कह रहा हूँ कि राउंड बाय राउंड करना है। आपने राउंड 1 में 1 to 40 जाना है और जो सवाल आपको राउंड 1 में आ रहे हैं वो करते जाने। जिस सवाल में जरा सा भी आपको लग रहा है कि यार ये मुश्किल है या इसमें कैलकुलेशन करनी होगी, उसको छोड़ दें। इस तरह से यू विल बी एबल टू फिल्टर, यू विल बी एबल टू स्पेंड द लेसेस्ट यानी लेस अमाउंट ऑफ टाइम इन दोस क्वेश्चंस जो कि इजी थे। और वंस यू आर डन विद दोस क्वेश्चन, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि यार ये कितने क्वेश्चन थे, 50% क्वेश्चन ऐसे थे या 30% ऐसे थे। देन योर ब्रेन वुड बी इन एग्जाम मोड, और फिर वहां पर बाकी जो क्वेश्चन है फिर उस पर राउंड 2 करो, राउंड 2 पे एक क्वेश्चन पे रुको, अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा उसको भी छोड़ दो। तो इस तरह करने का फायदा ये होगा कि आखिर में अगर 2-4 सवाल अल्लाह ना करे रह भी गए, तो ये वो क्वेश्चन होंगे जो कि एक्चुअली डिफिकल्ट होंगे। समझ आ रही है बात? आप मेरी बात से एग्री करोगे कि जब पेपर में कोई एक्चुअली डिफिकल्ट क्वेश्चन रह जाता है तो उसका गम वैसा नहीं होता, उसका दुख। लेकिन कोई क्वेश्चन आपको आता हो और वो रह जाए या उसका आंसर गलत हो जाए तो ज्यादा दुख होता है या नहीं होता? बताइए मुझे। दिस इज क्वाइट नेचुरल कि आपसे अगर कोई इजी क्वेश्चन मिस हो जाए या कोई इजी क्वेश्चन जो है वो आप गलत करके आ जाए, सिली मिस्टेक करके आ जाए, तो उसको बार बार आप फील करते हैं। तो इसलिए टू अवॉइड दैट हैपनिंग इन योर एग्जाम, दिस इज द टेक्निक
अटेम्प्ट पेपर राउंड बाय राउंड, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4। ठीक है, जितनी तगड़ी तैयारी होगी उतने कम राउंड लगेंगे। राउंड 1 में सबसे छोटे सवाल करने हैं, यानी जो छोटे छोटे डिस्क्रिप्शन है उनको अटेम्प्ट करना है। राउंड 2 के अंदर थोड़े से लंबे सवाल, राउंड 3 के अंदर कैलकुलेशन वाले सवाल। इस तरह से राउंड बाय राउंड करोगे और घड़ी आपने सामने रखनी है ताकि आपको अंदाजा होता रहे। और आपने कोशिश ये करनी है कि 1 आवर नहीं, सेट योर टाइमर एट 50 मिनट्स। सेट योर टाइमर एट 50 मिनट्स। आप अपने ब्रेन को कहो 50 मिनट में पेपर करना है, 50 मिनट में। एंड जब आप घड़ी देख रहे हो 50 मिनट के हिसाब से क्वेश्चन करो, ताकि एंड में अगर आपको क्वेश्चन 2 4 5 रह भी रहे हैं तो अब आपको एंड में 10 मिनट आपके पास होंगे और आराम से आपको क्वेश्चंस कर सकेंगे इंशाल्लाह अज़्ज़म। सही है जी? जी बहुत गम होता है जी, हाँ बिल्कुल बहुत गम होता है। दैट इज वाई बेटा, नाउ शुड बी स्टार्ट द पेपर बेटा। बेटा मैं ऑलरेडी एडवाइस कर चुका हूँ आमना, अगर आप क्लास में लेट आई थी मैं ऑलरेडी ऊपर समझा चुका हूँ कि किन बच्चों को टॉपिकल्स करने हैं और किन को ईयरलीज करने हैं। ठीक है, चले भाई शुरू करते हैं। बेटा आज मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल पेपर लेकर आया हूँ जो कि अगेन नॉर्मली बच्चे प्रैक्टिस नहीं कर रहे होते। एंड दिस इज अ पेपर अगेन स्पेसिमेन पेपर। और मजे की बात बताऊं आपको, ये बायोलॉजी वाले जो मेरे बच्चे हैं ये शायद क्या नाम है, आप बेटा बायोलॉजी वाला कोई है जरा आ जाओ जरा चैट पे। बायोलॉजी वाला अगर कोई है तो आप चैट पे आना जरा, जो मुझसे बायोलॉजी पढ़ता है मौजूद है। मजे की बात बताता हूँ, याद करो बायोलॉजी में हमने स्पेसिमेन पेपर किया था, यस सर? बायोलॉजी में स्पेसिमेन पेपर किया था हमने, बिल्कुल किया था। आपको मालूम है कि इस जो आपका बायोलॉजी में अभी जो प्लानिंग का क्वेश्चन आया था, दिस वाज द प्लानिंग क्वेश्चन वाज एज इट इज कॉपीड फ्रॉम स्पेसिमेन पेपर। प्लानिंग का जो क्वेश्चन था वो स्पेसिमेन पेपर से डायरेक्टली कॉपी हुआ था, डायरेक्टली सेम क्वेश्चन था, सेम। तो मैं ये नहीं कह रहा कि हर बारी कॉपी हो जाएगा, लेकिन स्पेसिमेन पेपर चूंकि यूजुअली जो है नहीं करते, और दैट इज व्हाई ऑलवेज फोकस ऑन स्पेसिमेन पेपर। तो इसलिए स्पेसिमेन पेपर ये 2023 का भी है और एक और भी है मेरे पास, वो भी मैं 2 स्पेसिमेन पेपर है इस बार और मैं कराऊंगा। और याद रखिए एमसीक्यू रिपीट होते हैं, एमसीक्यू रिपीट होते हैं, एमसीक्यू के कंसेप्ट रिपीट होते हैं, ऑप्शंस रिपीट होते हैं। थ्योरी आपने पढ़ी हुई है तो उम्मीद करता हूं कि आप बगैर किसी परेशानी के कर जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेट्स बिगिन द चैप्टर, आई मीन पेपर, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब चूंकि मैं पढ़ा रहा हूं इसलिए मैं सारे क्वेश्चन 1 बाय 1 करके जाऊंगा। ठीक है, यहां मैं राउंड बाय राउंड नहीं करूंगा। ओके लेट्स स्टार्ट। अ गैसियस सब्सटेंस इज स्लोली कूल्ड एंड द टेंपरेचर रिकॉर्डेड एवरी सेकंड। अब आपको मालूम है ये कूलिंग कर्व बना हुआ है, क्या हमने पढ़ा हुआ है कूलिंग कर्व? यस, डेफिनेटली यस। एट विच पॉइंट इज द सब्सटेंस सॉलिड? डायरेक्ट सवाल देखिए, सॉलिड किस पॉइंट पर है? तो आप जानते हैं, मैं समझाता जाऊं कि यहां पर गैस होगा, यहां पर कंडेंसेशन पॉइंट होगा, यहां गैस कन्वर्ट होगी लिक्विड में, यस और नो बेटा? यहां गैस कन्वर्ट होगी लिक्विड में, यहां टोटली लिक्विड होगा, फिर ये इसका फ्रीजिंग पॉइंट आ जाएगा और यहां पर वो सॉलिड होगा, यस और नो? तो द आंसर वुड बी यस, इट वुड बी डी। इज दैट क्लियर बच्चों? चल आगे चलते हैं। A gas is released, again diffusion osmosis सवाल आ गया। A gas is released at point Q in the apparatus shown। ठीक है जी, और यहां पर लिखा हुआ है डैम्प यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर। ओके, पॉइंट Q से गैस को रिलीज किया हुआ है। Which gas changes the color of the damp universal indicator most quickly? आप जानते हैं दिस इज द कांसेप्ट ऑफ डिफ्यूजन, यस और नो? एंड डिफ्यूजन में क्या होता है? डिफ्यूजन डिपेंड करती है 2 चीजों पे, नंबर 1 टेम्परेचर पर और नंबर 2 मॉलिक्यूलर मास पर। बेटा कंसेप्ट रिपीट करते जाए। ठीक है जी, तो टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा मूवमेंट तेज होगी, मॉलिक्यूलर मास जितना कम होगा मूवमेंट तेज होगी। तो विच गैस विल मूव द फास्टेस्ट गाइस? Definitely it would be another D with hydrogen because it has the least mass, so this would diffuse the fastest. Is that clear? Is that clear? लेकिन मेरे बच्चों अगर मैं आपके लिए सरप्राइज क्रिएट कर दूं तो कैसा रहेगा? बेटा हाइड्रोजन डिफ्यूज तो करेगी फास्टर, लेकिन मुझे बताएं क्या हाइड्रोजन एसिडिक या बेसिक गैस होती है? हाय 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 हाय, फंस गए ना, फंस गए ना चचा। हाय 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 मेरे बच्चे, हाइड्रोजन पर तो देखो पहला मजेदार सवाल आ गया। मॉलिक्यूलर मास के ऊपर तो आप हाइड्रोजन पे चले जाओगे, लेकिन चूंकि यहाँ डैम्प यूनिवर्सल इंडिकेटर गिवन था तो इट इज ईदर गोइंग टू रिस्पॉन्ड एसिड और a base, and hydrogen is not a hydrogen is a neutral gas। समझ आ रही है बात? तो इसलिए the gas which is going to give the
response in the damp universal litmus paper, that would be gas that has acidic or basic nature and diffuses faster. The answer would be yes, please. Ammonia. Is that clear, everybody? Ali Mehdi, Alina, everybody else, Abdullah, Abdul Rahman, everybody clear? जवाब देते जाओ बेटा. चलें आगे चल. नेक्स्ट क्वेश्चन. तो ये अच्छा सवाल था बेटा, उम्मीद है कि आपको सीखने को मिला होगा इस सवाल से. नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज एंड गर्ल्स. ओके, नाउ विच स्टेटमेंट, अमोनिया इज अ बेसिक गैस. यस बेटा बेसिक है ना, यूनिवर्सल इंडिकेटर इंडिकेटर है, वो एसिड या बेस में कैसे चेंज करेगा. चलें, which statement describe the bonding in sodium chloride. we know कि bonding कैसी होती है सोडियम क्लोराइड में. it has the, बोलो बेटा, ionic bonding. ठीक है ना. अब जनाब क्या शेयर्ड पेयर का कांसेप्ट आएगा? नहीं आएगा. a strong force of attraction between oppositely charged ions. yes or no? yes or no? ठीक है जी, आगे चलते हैं. The lead in pencil is made of a mixture of graphite and a clay. कहता है lead pencil जो है, lead in a pencil is made of a mixture of graphite. आप जानते हैं graphite कार्बन होता है. और is it a conductor? Yes or no? Is it a conductor because it has got free electrons? Yes. And clay. Clay किसे कहते हैं हम? चिकनी मट्टी को कहते हैं. ठीक हो गया. अब आ जाओ बेटा, सवाल में क्या क्या रहा है. वो सवाल में क्या रहा है, which when the percentage of graphite is increased, the pencil moves across the paper more easily. हाँ भाई, ग्रेफाइट की अगली प्रॉपर्टी क्या होती है? क्या ग्रेफाइट स्लिपरी टू टच होता है, लुब्रिकेंट होता है? स्लिपरी टू टच होता है. यस और नो? एंड व्हाई इट इज स्लिपरी टू टच? क्योंकि आप जानते हैं ग्रेफाइट में वी हैव गॉट, बोलो बेटा, याद आएगा आपको, वी हैव गॉट लेयर्स. वी हैव गॉट लेयर्स व्हिच आर सेपरेटेड by weak forces, and when we apply forces, the layers of the graphite slide over each other. Yes or no? So क्या कहता है, which is statement explain this? किससे एक्सप्लेन हो रहा है बेटा? तो ग्रेफाइट इज अ लुब्रिकेंट. यस, क्लियर. चल नेक्स्ट क्वेश्चन. Which statement about metal is not correct? आप जानते हैं मेटल्स लिखा हुआ है. मेटल्स दो तरह के होते हैं, ट्रांजिशन मेटल होते हैं और अल्कली मेटल्स होते हैं. ठीक है, ऑल्दो थ्योरी नहीं, मैं ज्यादा रिवाइज नहीं करूंगा, लेकिन जहां जहां रिवीजन है वो बता दूं. तो कौन सा गलत स्टेटमेंट है, विच इज नॉट करेक्ट, बताना है बेटा. ठीक है ना. तो आए समझते हैं बेटा. अच्छा, they conduct electricity because delocalized electrons can move throughout the metal. Is it correct statement? Yes, this is correct. But क्योंकि हमें यहाँ wrong statement बताना है, यहाँ देखो बच्चे A आंसर कर रहे हैं, वही सामिया आप वही सिली मिस्टेक कर रहे हो. You have to select the wrong statement. तो A is the right statement. Metal electricity conduct करते हैं क्योंकि उनमें क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. yes or no बेटा? उनमें delocalized electrons होते हैं. दूसरा आ जाए, they contain layer of atoms that can slide over each other. तो do we know that कि मेटल में लेयर अरेंजमेंट होती है? yes, मेटल्स में लेयर अरेंजमेंट होती है और जब ज्यादा स्ट्रेस लगाते हैं तो लेयर स्लाइड हो जाती है. yes. then they have a giant lattice of oppositely. do metals have oppositely charged ions? क्या मेटल्स के पास oppositely charged ions होते हैं? नहीं जी, ये तो किसके पास होते हैं? ionic compounds के पास होते हैं. that is why this is a wrong statement. however, the last statement is that they have the giant lattice of positive ions and a sea of delocalized electrons. that is also correct. is that clear बच्चों? गुड. अब यूजुअली जब इस तरह के इक्वेशन वाले सवाल आते हैं तो बच्चों पर आप परेशान हो जाते हैं, लेकिन याद रखें कि आप तो बेटा एम आपने 40 आउट ऑफ 40 करना है अब्दुल्ला. 40 आउट ऑफ 40. ठीक है. द स्टूडेंट हु स्कोर्ड डिस्टिंक्शन इन ओ लेवल केमिस्ट्री इन 2020 और 2019 to 2020 बैच, माय स्टूडेंट, he used to have the score of average score of 39 when he practiced 5-year past papers. The average score was 39. तो 39 का मतलब है 40 आउट ऑफ 40 को एम करना. चलें अब सवाल देखते हैं. अब यहाँ चूंकि आप लोग सारा पढ़ चुके हैं तो उम्मीद है कि सवाल भी आपके लिए हो जाएगा. एक्वस आयरन सल्फेट एंड एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड. एक्वस आयरन सल्फेट क्या होता है? आयरन 2 सल्फेट इज FeSO4 एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड इज NaOH. react to give precipitate of iron 3 oxide and a solution of sodium sulfate. What is the balance symbol equation? सही इक्वेशन को सिलेक्ट करना है. तो आप जानते हैं आयरन सल्फेट क्या होता है? FeSO4. NaOH क्या होता है? ठीक है. तो यहाँ पर ये देखो फॉर्मूला ही गलत लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला गलत लिखा हुआ है. ठीक है, अल्लाह आपका भला करे. आयरन 2 सल्फेट है ना, अच्छा सॉरी आयरन 3 सल्फेट है, सॉरी आयरन 3 सल्फेट है. तो आयरन 3 सल्फेट का मतलब क्या हो गया बेटा? आयरन और सल्फेट, सल्फेट की वैलेंसी 2 होती है और आयरन की वैलेंसी 3 होती है. तो आयरन 3 सल्फेट वुड बी Fe2SO4 थ्राइस. Fe2 बोलो बेटा, SO4 थ्राइस. एंड देन NaOH इज, आप ऑप्शन को छोड़ दो, आप अपनी इक्वेशन बनाओ.
NaOH हो गया। उसके बाद रिएक्शन होगा तो Fe वुड कंबाइन विद OH, Fe की वैलेंसी चूंकि 3 है, इट वुड रिजल्ट इन FeOH थ्राइस, FeOH थ्राइस, एंड देन Na will combine with SO4, so Na की वैलेंसी Na2SO4 would be the reaction. अगर आप रिएक्शन देखें तो every single reaction is showing the same, Fe2SO4 NaOH and then FeOH thrice and Na2SO4। तो रिएक्शन में फॉर्मूला तो सारे सेम ही आ रहे हैं, आपको चेक करना है बैलेंसिंग कहां पर सही हुई है। तो अगर आप देखें यहाँ 2 Fe है, यहाँ 1 Fe है, तो ये ऑप्शन खत्म हो गया। यहाँ 2 Fe है, यहाँ 1 Fe है, ऑप्शन खत्म हो गया। यहाँ 2 Fe है, देखो देखने में डरावना है, यहाँ पर भी 2 Fe है, फिर यहाँ 3 SO4 है, यहाँ पर 3 SO4 है, 3 OH है, और सॉरी 6 OH है, और यहाँ पर भी 6 OH है। इसी तरह 6 Na है और 3 to the 6 Na है, तो दैट इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। यू कैन काउंट ऑन दिस, आंसर वुड बी सी। यू वर सपोज्ड टू जस्ट लुक, इक्वेशन वाज करेक्ट, लेकिन बैलेंसिंग देखनी थी। अगर आप नीचे चले जाओ तो यहाँ देखें 4 Fe हैं, यहाँ पर 4 Fe हैं, यहाँ पर SO4 6 हैं, और यहाँ पर भी SO4 6 हैं, लेकिन यहाँ पर OH3 देखें, OH जो है वो 12 हैं, जबकि यहाँ पर OH 6 है, तो दिस इज नॉट बैलेंस। तो रेस्ट ऑफ द इक्वेशंस आर नॉट बैलेंस, ओनली ऑप्शन सी इज बैलेंस। क्लियर है बच्चों? क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, which information is needed to calculate the relative atomic mass of an element? हाँ भाई, relative atomic mass कैसे कैलकुलेट होता है बच्चों? atomic mass is number of proton plus number of, बोलो बेटा, न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। यस, तो मुझे बताएं भाई, the total number of protons and neutrons in the most abundant isotope, is it the way to calculate the relative atomic mass or the nucleon number? अच्छा चलो मैं इससे पहले ना एक तुम लोगों को सवाल कराता हूं। तुम लोगों ने ये सवाल थ्योरी में देखा होगा, याद है कि तुम लोग मुझे सेकंड करना कि आपसे ये सवाल थ्योरी में पूछा गया कि क्लोरीन का एक आइसोटोप है 35 और क्लोरीन का एक आइसोटोप है अल्लाह आपका भला करे 37। ये सवाल देखा है तुम लोगों ने, पास पेपर में आया हुआ सवाल है। और वो कहता है क्लोरीन 35 की जो अबंडेंस है वो 75% है, और क्लोरीन 37 की जो अबंडेंस है वो 25% है। यानी अगर मेरे पास 100 क्लोरीन के एटम्स होंगे तो उसमें से 75 जो है वो 35 वाले होंगे और 25 जो है वो 37 वाले होंगे। और इससे फिर आप रिलेटिव एटॉमिक मास निकलवाते थे। कैसे निकालते थे बेटा? क्लोरीन 35 की अबंडेंस को 75 से मल्टीप्लाई करते थे, क्लोरीन 37 की अबंडेंस को 25 से मल्टीप्लाई करते थे, और परसेंटेज को डिवाइड कर देते थे 100 से, और यहां कैलकुलेशन करके तुम्हें मिलता था 35.5। तो मुझे बताओ रिलेटिव एटॉमिक मास निकालने के लिए तुम्हें क्या क्या चाहिए था? रिलेटिव एटॉमिक मास निकालने के लिए तुम्हें ये मास नंबर लगा, ये मास नंबर लगा, और ये अबंडेंस लगी। रिलेटिव एटॉमिक मास, ये क्लोरीन का आपने थ्योरी के प्रैक्टिस के दौरान कैलकुलेट किया हुआ है कि जब आपको रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना होता है तो आपको जो आइसोटोप्स होते हैं उनका मास नंबर और उनकी अबंडेंस चाहिए होती है। तो आप क्या करते हैं कि जैसे मैंने क्लोरीन वाला एग्जांपल करके दिखाया कि क्लोरीन 35 और 75% इसकी अबंडेंस है, और क्लोरीन 37 की अबंडेंस 25% है। तो हाउ वी डू कैलकुलेट? इसकी मास नंबर को इसकी अबंडेंस से मल्टीप्लाई किया, इसके मास नंबर को इसकी अबंडेंस से, दोनों को ऐड करके 100 से डिवाइड किया, तो दैट इज हाउ वी गेट द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, दैट इज 35.5। तो अब मुझे बताओ कि रिलेटिव एटॉमिक मास निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा? बताइए। इफ यू लुक एट केयरफुली तो आपको नजर आ रहा है हमें मास नंबर चाहिए और हमें अबंडेंस चाहिए। तो वेयर वी हैव दीज इन ऑप्शंस, हियर वी हैव, if you look carefully, this option says that we need mass number and abundance of each of its isotope। ठीक है, तो जिन बच्चों को ये नहीं पता था प्लीज अपने पास एड ऑन कर लें, दिस इज अ न्यू लर्निंग, लेकिन बहरहाल आपको याद होना चाहिए। दिस वाज अ गुड क्वेश्चन। आर यू ऑल गुड टू गो इन दिस क्वेश्चन बच्चों? यस, क्लियर? बेटा रिस्पॉन्स करते जाएंगे ताकि मैं आगे बढ़ूं बेटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। The equation for the reaction, between sodium carbonate and excess dilute hydrochloric acid is shown। ठीक है, यहाँ पे इक्वेशन है when 26.5 gram of sodium carbonate, this has the mass 26.5 gram, is reacted with excess of dilute hydrochloric acid, what is the maximum volume? इसका वॉल्यूम निकालना है। इजी है बेटा, वॉल्यूम निकालना है, और किसमें निकालना है? देखो ऑप्शन डेसीमीटर क्यूब में है,
तो वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब निकालना है। तो क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले इस मास को कन्वर्ट करेंगे, यस प्लीज, मोल में। तो सबसे पहले आपके पास 26.5 डिवाइडेड बाय Na2CO3 का मास होता है 106। करो बेटा, सॉल्व करो। 26.5 डिवाइडेड बाय 106.25 आ जाएगा, 0.25। अब देखो रेशो कितना है, 1:1 है बच्चों। जब 1:1 है तो इसके मोल्स भी 0.25 हो जाएंगे, और जब इसके मोल्स 0.25 हो गए तो वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए इसको 24 से मल्टीप्लाई करोगे। 24 से मल्टीप्लाई करने पर योर आंसर वुड बी 6 dm क्यूब। यस और नो? ए, किसी को मसला तो नहीं है भाई? इट वॉज अ प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। आपको जो मास गिवन था, आपने मास को एमआर से डिवाइड करके मोल बनाया, मोल टू मोल रेशो लिया, और उसके बाद उसको वॉल्यूम में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर बच्चों? ओके, गुड। Next question. A volumetric pipette. Pipette is used to measure 25 cm cube of 2 mole. What is this? This is volume, and that is concentration of aqueous sodium hydroxide into a conical flask. A burette is filled with a dilute sulfuric acid. Conical flask के अंदर हमने 25 cm cube sodium hydroxide डाला है, few drops of indicator डाले हैं, और उसके बाद dilute sulfuric acid से burette को fill किया है। The equation for the reaction is shown. Equation दी हुई है और डेटा आपके सामने। फिर से मोल का सवाल आ गया। The reaction requires 50 cm cube, ये वॉल्यूम आ गया, of dilute sulfuric acid to reach the end point. What is the concentration of dilute sulfuric acid? Dilute sulfuric acid का वॉल्यूम हमें मालूम है, concentration हमें निकालने। तो बेटा कैसे होगा? आप जानते हैं, सबसे पहले आपको ये डाला डेटा गिवन है, नहीं इसका डेटा गिवन है, तो सबसे पहले आप इस डेटा को मोल में कन्वर्ट करेंगे। कैसे बेटा? C इंटू वी अपॉन 1000। C की जगह क्या आ जाएगा? जल्दी जल्दी बेटा, जल्दी जल्दी। 2.0 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 1000। कितना आ रहा है बेटा नंबर ऑफ मोल्स? नंबर ऑफ मोल्स कितने आ रहे हैं? वेरी क्विकली, 2 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 1000, 0.05। ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए। किसके आ गए बेटा? ये NaOH के मोल्स आ गए। नाउ अगर आप इक्वेशन देखें तो NaOH और H2SO4 में कितना रेशो है बेटा? 2:1। 2:1 है। तो 2:1 का मतलब ये हो गया कि अगर आपके पास 0.05 मोल्स है, रेशो x करेंगे तो आपके पास कितने मोल्स आ जाएंगे बेटा? HCl के मोल्स आ जाएंगे 0.025। यस और नो? 0.025। अब जब 0.025 मोल्स आ गए तो मेरे बच्चे, क्या मैं कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकता हूँ? फॉर्मूला है C इंटू वी अपॉन 1000। मुझे कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है तो नंबर ऑफ मोल्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा 1000। So that would be 0.025 multiplied by 1000 divided by volume which was 50. Please solve it and tell me the answer. Solve करें और आंसर बताइएगा। 0.025 multiplied by 1000 and divided by 50. So the answer is 0.5. Yes or no? So do we have 0.5 in the answer? Yes, we have. Is that clear बच्चों? वर्किंग समझ में आती है? वर्किंग में किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है? दिस इज अ प्रीटी सेम वर्किंग जो आप एमसीक्यू थ्योरी, सॉरी एटीपी और थ्योरी दोनों के लिए कर चुके हैं ऑलरेडी। क्लियर है गाइस एंड गर्ल्स? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द डायग्राम शोज द सर्किट यूज्ड टू इलेक्ट्रोलाइज एक्वस कॉपर सल्फेट। ठीक है, एक्वस कॉपर सल्फेट, ये एनोड है, वो कैथोड है। ठीक है जी, और कुछ नंबर्स लिखे हुए 1 2 3 4 करके। एक्वस कॉपर सल्फेट है। कहता है विच एरो इंडिकेट्स द मूवमेंट ऑफ कॉपर आयंस इन द इलेक्ट्रोलाइट एंड ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द एक्सटर्नल सर्किट। कौन सा जो है वो कॉपर आयंस की मूवमेंट को शो कर रहा है, और कौन सा जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट को शो कर रहा है? तो मेरे बच्चे मुझे बताएंगे जल्दी से, शाबाश। इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट को कौन शो कर रहा है और कॉपर की मूवमेंट को कौन शो कर रहा है? वेरी क्विकली। देखो बेटा, कॉपर सल्फेट है ना बेटा, कॉपर सल्फेट है, तो मुझे बताएं कॉपर किधर जाता है? Ca का निमोनिक होता है। कॉपर आइंस कैथोड पर जाते हैं और कैथोड पर जाकर इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो कैथोड पर पहुंच रहे हैं। कहां से पहुंच रहे होंगे? एनोड से। बात समझ आ रही है? दोबारा समझना मेरे बच्चे, ये बात इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, समझना मेरे बच्चे गौर से। दोबारा समझो, दिस इज अ वेरी न्यू क्वेश्चन, आई मीन न्यू स्टाइल ऑफ आस्किंग द क्वेश्चन। समझो अच्छे से, सवाल पहले समझ लो। द डायग्राम शो द सर्किट यूज्ड टू इलेक्ट्रोलाइज एक्वस कॉपर सल्फेट। ठीक है, एक्वस कॉपर सल्फेट यहां पर मौजूद है। अब सबसे पहला सवाल कि कॉपर आइंस किस तरफ जाएंगे? तो कॉपर आइंस किस तरफ जाएंगे बेटा? कॉपर आइंस पॉजिटिव आइंस होते हैं,
तो दे विल मूव टुवर्ड्स नेगेटिव इलेक्ट्रोड विच इज कैथोड। तो इसका मतलब कैथोड क्या है, 2 है, तो हमारा ये ऑप्शन कट गया, हमारा ऑप्शन रह गया या तो ये या ये, यस और नो। उसके बाद रह गया कि जनाब अली देखो कॉपर आइंस यहां जाकर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, है ना। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन यहां आ रहे हैं, जबकि 4 क्या दिखा रहा है कि इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, यहां पर आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर कमिंग हियर, इट मींस जा वो यहां से रहे होंगे। दैट इज व्हाई द करेक्ट आंसर वुड बी सी। दिस वाज वेरी गुड क्वेश्चन। बात समझ आई है बेटा, दोबारा समझो बेटा, कॉपर आइंस यहां जाकर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं ना, जब इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन्स आर कमिंग हियर, जबकि जो 4 है एरो, उसमें एरो आर इज मूविंग अवे, जबकि 3 में द एरो इज मूविंग लाइक दिस एंड द इलेक्ट्रॉन विल ट्रेवल ऑल द वे थ्रू द सर्किट एंड विल रीच हियर। बात समझ आ रही है? Why have we not selected 4 and why have we gone? But there is no passage. Yes, there is a passage, बेटा। ये क्या है, सर्किट है ना, क्लोज सर्किट है। This is a closed circuit. The electrons will move and come here all the way here. भाई ये तो एग्री करते हो कि कॉपर आइंस जाके यहाँ इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, इट मींस इलेक्ट्रॉन्स आर कमिंग हियर। जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ रहे हैं तो दे मस्ट बी कमिंग फ्रॉम समवेयर ना, यस और नो। हाँ उस तरह से भी कर लो बेटा, बिल्कुल फिजिक्स के नॉलेज से भी करोगे तो पॉजिटिव टू नेगेटिव हो जाएगा। दैट कुड अभी अनदर अप्रोच, लेकिन चूंकि यहाँ पर हम कॉमन सेंस भी यूज करेंगे तो बात समझ आ जाएगी। भाई कॉपर आइंस आर गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, इट मींस इलेक्ट्रॉन्स आर कमिंग हियर, और एरो जो 4 है वो इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ आना शो नहीं कर रहा बल्कि इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ से जाना शो कर रहा है। तो दिस कुड नॉट बी करेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट, यस और नो एवरीबडी इन द क्लास, कैन इट बी करेक्ट? नो, इट वुड बी इनकरेक्ट। चलें, किसी भी तरह से करोगे यू विल रीच टू द राइट आंसर। अच्छे सवाल है, दैट इज व्हाई आई हैव सिलेक्टेड दिस पेपर। नाउ व्हिच रो shows the waste product released from the exhaust of a vehicle powered using hydrogen oxygen fuel cell? आप जानते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो फ्यूल सेल होता है उसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है बेटा, वाटर बनता है। प्रोडक्ट क्या बनता है बच्चों, बोलो। हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो फ्यूल सेल होता है, अगर एक ऐसी व्हीकल कंसीडर कर ली जाए तो मेरा बच्चा उसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट वाटर बनेगा, तो ना उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होगी, ना उसके अंदर जो है वो नाइट्रोजन होगी, सिर्फ वाटर होगा। तो आंसर वुड बी डी। इज दैट क्लियर? हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल याद है ना सबको, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रिएक्ट कराते हैं और एनर्जी बनती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Which diagram correctly labels the reaction pathway for an endothermic? मैंने तुम लोगों को बताया था एंडोथर्मिक ओवरऑल ऊपर की तरफ जाता है और एक्सो ओवरऑल नीचे की तरफ आता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, ये नीचे आ रहा है तो एंडो हो ही नहीं सकता, ये भी नीचे आ रहा है एंडो नहीं हो सकता, तो ये दोनों में से कोई एक एंडो है। तो अब यहां देखते हैं, तो दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी, करेक्ट रिप्रेजेंटेशन, ओवरऑल एनर्जी चेंज, करेक्ट रिप्रेजेंटेशन, ये ओवरऑल एनर्जी चेंज नहीं होता, इसलिए द करेक्ट आंसर वुड बी ए। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन? नो। चल, विच चेंजेस आर फिजिकल चेंजेस? कौन से चेंजेस फिजिकल हैं जिसमें केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा? मेल्टिंग फिजिकल है, यस। बर्निंग, बर्निंग फिजिकल रिएक्शन होगा, केमिकल रिएक्शन होगा। कंबशन इज अ, बेटा पार्टिसिपेशन करो बेटा, कंबशन इज अ केमिकल रिएक्शन। एडिंग सोडियम टू वाटर, अगेन अ केमिकल रिएक्शन। बॉइलिंग वाटर टू फॉर्म स्टीम, is it a chemical reaction? No, it is just change of state, it's also a physical reaction. So which reactions are physical changes? 1 and 4. क्लियर बच्चों? सोडियम को वाटर में डालेंगे बेटा, सोडियम को वाटर में डालेंगे, सोडियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल, आपने पढ़ा है ना, इट रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर, तो इट वुड रिएक्ट एक्सप्लोसिवली विद वाटर। सोडियम का जो रिएक्शन है वो तो रिएक्शन है, सोडियम पानी में रिएक्ट करता है, आप जानते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द डायग्राम शोज एन एक्सपेरिमेंट टू मेजर द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ओके, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, मेटल है, और यहाँ पर गैस कलेक्ट हो रही है। आप जानते हैं जब मेटल हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करता है तो कौन सी गैस बनती है? मेटल का क्लोराइड बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस बनेगी, यस और नो? कहता है विच चेंजेस डिक्रीजेस द रेट? कौन से चेंज से रेट डिक्रीज हो जाएगा, स्पीड डिक्रीज हो जाएगी? स्पीड किस चेंज से डिक्रीज हो जाएगी? आए नीचे से शुरू करते हैं। पाउडर मेटल डाल दें तो डिक्रीज होगी कि इंक्रीज हो जाएगी? हाँ भाई, पाउडर मेटल से इंक्रीज हो जाएगी। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड डाल दें तब भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, तो ये भी आंसर नहीं होगा। हीटिंग द फ्लास्क, टेम्परेचर बढ़ा दें तब भी क्या होगा बेटा? स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब है ऑड वन आउट से हम पहुंचेंगे एडिंग वाटर टू द फ्लास्क।
अगर पानी डाल देते हैं और सोल्यूशन को डाइल्यूट कर देते हैं तो अल्टीमेटली जो स्पीड है वो कम हो जाएगी। यस और नो गाइस एंड गर्ल्स? बहुत अच्छा पेपर है, इसमें यूजुअली इस जो है ना, ये कुछ नए पैटर्न के क्वेश्चन आ रहे हैं, नए स्टाइल के क्वेश्चन आ रहे हैं। चले अब आ जाते हैं, कहते हैं विच रो डिस्क्राइब्स द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन एंड इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑन द कोलिजन। बेटा आपको दोनों मालूम है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से क्या होता है और टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है जी। जब सबसे पहले आप कॉन्सेंट्रेशन टेम्परेचर देख लें, जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है बेटा, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ जाती है। यस और नो? और मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ती है जिसकी वजह से वो ज्यादा कोलाइड करते हैं। तो हमारे पास देखो मोर कोलिजन पर सेकेंड ओनली, मोर कोलिजन पर सेकेंड एंड मोर कोलिजन विद सफिशिएंट एनर्जी, तो दिस इज मोर करेक्ट। यस और नो? सो एनर्जी वाला जो स्टेटमेंट है दैट इज मोर करेक्ट। तो एनर्जी वाला स्टेटमेंट आपको ये दो जगह पे नजर आ रहा है, मोर कोलिजन पर सेकेंड, मोर कोलिजन पर सेकेंड एंड मोर कोलिजन विद सफिशिएंट एनर्जी। तो इसका मतलब ये दो स्टेटमेंट ठीक है, ये वाला आंसर नहीं होगा। अब पहला स्टेटमेंट देखते हैं। तो मेरे बच्चे जब कॉन्सेंट्रेशन आप बढ़ाते हैं तो क्या एनर्जी बढ़ती है कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से? क्या कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से एनर्जी बढ़ती है बच्चों? नहीं बढ़ती। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, सीधा सीधा बी। इज दैट क्लियर? चलें, गुड। Now, methanol is prepared by the reversible reaction. The forward reaction is exothermic. Okay. Which conditions produce the highest equilibrium yield? अब देखो yield का सवाल है, yield का मतलब methanol, this is methanol. तो किस shift की बात कर रहा है? Highest yield of methanol के लिए हमें कौन सा shift चाहिए होगा, forward shift या backward shift बच्चों? रिमशा, everybody else, अनीजा, we need forward shift here. ठीक है ना? अब देखते हैं, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, टेम्परेचर हाई रखेंगे कि लो रखेंगे? एक्सोथर्मिक है, टेम्परेचर शुड बी लो। और प्रेशर के ताल्लुक किस चीज पे होता है, मोल्स पर। यहाँ प्रोडक्ट के 1 मोल है और यहाँ प्रोडक्ट रिएक्टेंट के 3 मोल्स हैं। तो जब प्रोडक्ट के मोल्स कम हो तो प्रेशर शुड बी, जब प्रोडक्ट के मोल्स कम हो तो प्रेशर शुड बी हाई। Iman, Taha, Quratul Ain, everybody else in the class, are you all with me? Somia, Samia, Raheen, Naiya, Alina, Suleiman, Nasir, Safwan, Arham, Ubaid, Sareb, Javeria, आतिका, क्लियर है? मुसिद भाई क्लियर है यहाँ तक? देखो दिस इज अ वेरी गुड रिवीजन, दैट इज व्हाई मैंने कहा कि जिनकी थ्योरी रिवाइज हो गई है वो सिर्फ ईयरली करें। चलें आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। When chlorine gas dissolved in water, a reaction occurs. Which row of the tables identifies the oxidation number of chlorine in the equation? In the chlorine containing species. Okay, oxidation number निकालना है। तो बेटा आपको बताया था डायटोमिक का क्या होता है, 0। यहाँ पर हाइड्रोजन का +1 है तो क्लोरीन का क्या होगा, -1। यहाँ ऑक्सीजन का -2 है, हाइड्रोजन का +1 है तो क्लोरीन का कितना होगा, +1 होगा। ये निकालना सीखा था हमने पहले भी। भाई अकेले एटम का 0 होता है, ठीक है जी। हाइड्रोजन का +1 है तो 0 करने के लिए -1 होगा। और HClO में दोबारा समझा देता हूँ अगर किसी को याद नहीं आ रहा, तो HClO में से क्या है था, ऑक्सीजन का स्टैंडर्ड है -2 और हाइड्रोजन पर +1 होता है। तो क्लोरीन पे कितना चार्ज लगाएंगे, चार्ज 0 हो जाए, तो -2 और +1 है तो +2 करने के लिए यहाँ पर +1 आ जाएगा। अब आप देख लीजिए Cl2 के अंदर 0 होगा और HCl के अंदर -1 होगा और जो HClO है उसके अंदर +1 होगा, तो दैट वुड बी द आंसर। क्लियर? क्लियर? चलो, 4 different solutions J, K, L and M are tested with universal indicator. कलर विद यूनिवर्सल इंडिकेटर, इसमें ग्रीन आ रहा है, रेड आ रहा है, पर्पल आ रहा है, ऑरेंज आ रहा है। विच सॉल्यूशंस आर एसिडिक? अगर आपको याद हो यूनिवर्सल इंडिकेटर मैंने पढ़ाया था, यूनिवर्सल इंडिकेटर में याद करो क्या बताया था मैंने, कि ये आपके पास यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है और इसमें चेंज आता है 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14। और मैंने फिर आपको विबग्योर बताया था। विबग्योर का मतलब इसमें वॉयलेट है, इसमें इंडिगो है, इसमें ब्लू है, इसमें ग्रीन है, इसमें येलो है, इसमें ऑरेंज और इसमें रेड है। अब देख लो क्या कहता है, एसिडिक कौन सा वाला होना चाहिए, जो यहाँ वाली ये वाली साइड एसिडिक है। तो बताइए भाई, ग्रीन तो एसिडिक नहीं है, कौन कौन सा एसिडिक है, ऑरेंज एसिडिक है और रेड एसिडिक है। ऑरेंज और रेड यानी के एंड एम। क्लियर? क्लियर बच्चों? जवेरिया, रिमशा, सीधा सीधा था, एसिडिक साइड पर हमने करना था। बख्तावर, वेरी गुड बेटा। ओके, विच सॉल्यूशन हैज द लोवेस्ट पीएच? सबसे लोवेस्ट पीएच किसकी होगी? तो बेटा दिस इज वेरी सिंपल, अमोनिया क्या होता है बेटा, बेस होती है और बेस की पीएच ज्यादा होती है कम होती है? बेस की पीएच 7 से ज्यादा होती है, यस और नो?
तो बेस की pH तो ज्यादा ही होगी, तो इसलिए मेरे बच्चे ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। अब रह गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एथेनोइक एसिड। तो मेरे बच्चे पीएच किसकी कम होती है, स्ट्रॉन्ग एसिड की वीक एसिड की? तो पीएच सबसे कम होती है स्ट्रॉन्ग एसिड की। तो एथेनोइक एसिड जो कि वीक एसिड होता है, इसीलिए इसकी पीएच ज्यादा होगी, जबकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसके इसलिए पीएच कम होगी। क्लियर? चल, क्वेश्चन नंबर 20। Magnesium, calcium, strontium, and barium are group 2 elements. Okay. Group 2 elements follow the same trend in reactivity as group 1. Group 1 में क्या ट्रेंड होता था बेटा? जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, साइज ऑफ द एटम बढ़ता है और इलेक्ट्रॉन लूज करना बिकम्स इजी, तो रिएक्टिविटी बढ़ती थी या कम होती थी? ग्रुप 1 में क्या पढ़ा था आपने? जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं, रिएक्टिविटी इंक्रीजेस। और रीजन क्या होता था बेटा? रीजन होता था कि जो मेटल्स होते हैं, दे रिएक्ट बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, एंड एज वी मूव डाउनवर्ड, जब साइज बढ़ेगा और न्यूक्लियस से डिस्टेंस क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, तो लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स बिकम इजियर, लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स गेट इजियर, एंड दैट इज व्हाई जो रिएक्टिविटी वो बढ़ती है। अब सवाल ये है, विच स्टेटमेंट अबाउट ग्रुप 2 एलिमेंट्स आर करेक्ट? ओके, अब ग्रुप 2 एलिमेंट्स क्या है इसमें? आप देखो, मैग्नीशियम सबसे टॉप पे आ रहा है और बेरियम सबसे नीचे आ रहा है। कैल्शियम रिएक्ट फास्टर देन मैग्नीशियम, यस और नो? कैल्शियम की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, यस और नो? तो दैट्स करेक्ट, कैल्शियम की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, दैट्स करेक्ट। बेरियम रिएक्ट्स लेस विग्रेसली देन मैग्नीशियम, दैट्स इनकरेक्ट, क्योंकि बेरियम की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी बिकॉज इट इज कमिंग दी एट द लोएस्ट पोजीशन, सबसे नीचे आ रहा है, यस और नो? तो ये इनकरेक्ट होना समझ में आता है बेटा। पार्टिसिपेशन मजेदार नहीं हो रही तुम लोगों की तरफ से, इसका इनकरेक्ट होना समझ में आ रहा है? Only two responses. What about the other students? Is everybody clear about this that barium reacts less vigorously? ये गलत है। क्यों गलत है? Because barium की reactivity ज्यादा होगी। Now strontium oxidizes in air more slowly than barium. Strontium less reactive होना चाहिए, क्यों? बिल्कुल होना चाहिए, it oxidizes more slowly. तो barium के मुकाबले में slowly होगा, तो which statements are correct? 1 and 3. चलें आगे चलते हैं। Chlorine, bromine, and iodine are elements in group 7 of the periodic table. Which statement about these elements are correct? कैल्शियम सबसे ऊपर होता है, कैल्शियम से ऊपर नहीं बेटा, कहां ऊपर होता है? रीज नीचे होता है, गलत याद है आपको, नीचे होता है मैग्नीशियम। ओके, which statement about these elements is correct? हाँ जी, the color gets lighter down the group. Does the color get lighter? अगर आपको याद हो, फ्लोरीन से क्लोरीन और ब्रोमीन पे जब आप जाते हैं, कलर बिकम्स डार्कर, है ना? ग्रीन, फिर येलोइश ग्रीन, फिर रेडिश ब्राउन, फिर पर्पल ब्लैक की तरफ जाता है, तो ये ऑप्शन गलत है। डेंसिटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, डेंसिटी डिक्रीज होती है। याद करो, डेंसिटी का ताल्लुक किस चीज पे था? इलेक्ट्रॉन्स पे था, वेंडरवॉल फोर्सेस पे था। जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं, तो आप देखते हैं गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड बनता है, वेंडरवॉल फोर्सेस स्ट्रॉन्गर हो जाती हैं, तो डेंसिटी डिक्रीज नहीं होती बल्कि इंक्रीज होती है। यस, दे आर ऑल गैसेज एट रूम टेम्परेचर। क्या ये सारी गैसेज होती हैं? आंसर इज नो। क्लोरीन और क्लोरीन तो गैसेज होती हैं, ब्रोमीन लिक्विड होता है, आयोडीन सॉलिड होता है। तो इट मींस दैट लीव अस विद ओनली वन ऑप्शन, दैट दे आर ऑल नॉन मेटल्स। एंड इज दैट करेक्ट? यस इट इज, दे ऑल आर नॉन मेटल्स। इज दैट क्लियर? बेटा सब पे अप्लाई होता है अब्दुल्ला, मैंने करवाया हुआ है क्लास में। ओके, विच रो डिस्क्राइब्स द प्रॉपर्टीज ऑफ अ टिपिकल ट्रांजिशन मेटल? हाँ भाई, टिपिकल ट्रांजिशन मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है? मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है कि लो होता है? हाई। वेरी ऑक्सीडेशन नंबर वेरिएबल होती है, यस। और एक्ट एज कैटलिस्ट, यस। प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। चलें, विच स्टेटमेंट अबाउट द नोबल गैसेस आर करेक्ट? नोबल गैसेस के बारे में, आर दे डायटोमिक? क्या वो बॉन्डिंग करती हैं? नहीं करती, तो डायटोमिक तो हो ही नहीं सकती। आर दे रिएक्टिव? दे डू नॉट रिएक्ट, तो दे आर नॉन रिएक्टिव। Noble gases have fuller outer electron shells. Is that correct? Yes, that is. ओके, व्हाट इज, अब देखो, जैसा जब समझो, जैसे आप राउंड 1 कर रहे होगे ना, तो राउंड 1 में इस तरह के क्वेश्चन पहले करने हैं आपने, जो फटाफट हो रहे हैं, एक एक लाइन के क्वेश्चन है ना, ये वाले पहले करने हैं ताकि इसमें टाइम कम लगे। व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑल मेटल्स? तमाम मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है? दैट दे ऑल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, क्योंकि आप बाकी प्रॉपर्टी सारे मेटल में होती है। ट्रांजिशन मेटल्स हार्ड होते हैं लेकिन अल्कली मेटल्स नहीं होते। ट्रांजिशन मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है लेकिन अल्कली मेटल्स का लो होता है। ठीक है, अल्कली मेटल्स वाटर से रिएक्ट करते हैं लेकिन ट्रांजिशन मेटल्स नहीं करते। Which statement explain why aluminum is used in the manufacture of aircraft? I think this has been asked multiple times in theory as well. हाँ भाई, एल्यूमिनियम को एयरक्राफ्ट में क्यों यूज किया जाता है गाइस एंड गर्ल्स?
सो सिंपल रीजन है कि इसकी डेंसिटी क्या होती है बेटा, कम होती है, जिसकी वजह से एयर को फ्लाई करने में आसानी, यानी प्लेन को फ्लाई करने में आसानी देता है। ये सारी चीजें बड़ी सिंपल सिंपल सी हैं। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन। द सेक्शन ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज शोन इंडिकेट्स अ न्यूली डिस्कवर्ड मेटल सिंबल एक्स। अब आप देखें कैल्शियम मैग्नीशियम आयरन, और आयरन के बाद आ रहा है एक्स, उसके बाद हाइड्रोजन कॉपर। ठीक है जी, हाइड्रोजन कॉपर उसके बाद है, इसका मतलब एक्स इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन एंड कॉपर एंड लेस रिएक्टिव देन कैल्शियम मैग्नीशियम एंड आयरन। द ओनली ऑक्साइड ऑफ एक्स हैज द फॉर्मूला XO। एक्स की एक्स की एक ही ऑक्साइड है जिसका फॉर्मूला है XO। ठीक हो गया। अब कहता है विच इक्वेशन शोज अ रिएक्शन विच अकर्स। ठीक है, अब मैं इसमें आपको समझाता हूं कैसे। पहले मुझे बताओ एक्स हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर पाएगा या नहीं, बोलो। एक्स हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर पाएगा या नहीं, बोलो बेटा। कर देगा, तो दिस शुड बी करेक्ट। ठीक है, क्या आयरन को डिस्प्लेस कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। क्या कॉपर आयन एक्स को डिस्प्लेस कर पाएगा, हेलो, एम आई ऑडिबल, हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है जी जी। तो मैं क्या कह रहा था कि क्या कॉपर आइंस एक्स के साथ रिएक्ट कर पाएंगे, लेस रिएक्टिव है, नहीं कर पाएंगे। ठीक है जी, इसी तरह क्या कॉपर एक्स आइन को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो द ओनली पॉसिबल ऑप्शन, द ओनली पॉसिबल रिएक्शन दैट इज सीमिंग करेक्ट, दैट इज सीमिंग करेक्ट इज ऑप्शन डी। यस और नो। ओके, which metal compound produces a gas that turns lime water milky। हाँ भाई, लाइम वाटर मिल्की किसकी प्रॉपर्टी है, कार्बन डाइऑक्साइड की। कह रहा है कौन सा कंपाउंड है जिसे जब हीट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। तो मुझे बताएं, क्या नाइट्रेट से कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, सल्फेट से बनेगी, या नाइट्रेट से बनेगी, किससे बनेगी भाई। कार्बन डाइऑक्साइड कैन ऑल बी मेड फ्रॉम कार्बन, कार्बोनेट। कार्बन डाइऑक्साइड किससे बन सकती है, सिर्फ कार्बोनेट से। ठीक है जी। ओके 28, which statement about the extraction of iron in a blast furnace is correct। सही स्टेटमेंट बतानी है। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद बेसिक इंप्योरिटी। क्या कैल्शियम ऑक्साइड किससे रिएक्ट करता था, SiO2 से। तो क्या SiO2 बेसिक होता है, क्या SiO2 बेसिक होता है। क्या सिलिकॉन नॉन मेटल है, नॉन मेटल की ऑक्साइड बेसिक होती है बेटा, डेफिनेटली नॉट। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, दूसरा आ जाए, कार्बन इज बर्न टू प्रोवाइड हीट। क्या कार्बन को जलाकर हम कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं और कोयले के जलने से हीट प्रोड्यूस होती है या नहीं होती, बिल्कुल होती है। तो दैट कुड बी करेक्ट, लेकिन वी हैव टू सी अदर ऑप्शंस। आयरन 3 ऑक्साइड इज रिड्यूस टू आयरन बाय कार्बन डाइऑक्साइड। क्या कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस करता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूस करता है, तो दैट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। द रॉ मटेरियल्स आर बॉक्साइट, लाइमस्टोन एंड कोक। क्या बॉक्साइट होता है या हिमाटाइट होता है, बॉक्साइट होता है या हेमाटाइट होता है। तो दिस इज आल्सो इनकरेक्ट, so it means the correct answer would be B। is that clear? Yes, Ali Mehdi, you want to ask something, Ali Mehdi? बोलो अली मेहदी, क्या हुआ। अली मेहदी बोलो, बोलो बोलो बोलो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी बेटा। सर क्वेश्चन नंबर 26, मेरे ख्याल से 26 में मसला था। क्या मसला है बेटा। उसमें वो ये नहीं समझ आ रहा था कि बी ऑप्शन क्यों नहीं है, क्योंकि मेरे ख्याल से एक्स कॉपर को तो रिड्यूस कर देगा ना उसके बी ऑप्शन कंपाउंड। नहीं बेटा, कॉपर को देखो, कॉपर आइन मौजूद है ना, एक्वस आइन। तो मेटल क्या करता, अगर कॉपर सल्फेट होता तो उसमें से कॉपर को रिड्यूस करके SO4 से कंबाइन हो जाता, ऐसा ही है। जी सर। ठीक है, लेकिन आप अगर गौर करें, देखो यहाँ पर कंपाउंड लिखा हुआ है, यहाँ पे कंपाउंड, तो कंपाउंड में से रिड्यूस करेगा। यहाँ तो कॉपर आइन अकेला ही लिखा हुआ है ना, कॉपर आइन अकेला है और एलिमेंट अकेला है, ये एलिमेंट अकेला है और ये कॉपर आइन अकेला है। तो यहाँ पर तो वो रिडक्शन वाला यानी रिएक्शन ही गलत लिखा हुआ है ना।
जो आपका जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है जिसमें आप मेटल की रिएक्टिविटी चेक करते हैं, उसमें जो मेटल है या जो एलिमेंट है वो दूसरे कंपाउंड में से मेटल को रिड्यूस करता है। तो यहाँ तो कंपाउंड है ही नहीं ना मेरा बच्चा, यस और नो? अच्छा, ये रिएक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता? अच्छा, दूसरा एक और रीजन भी है। देखो यहाँ पर उसने फॉर्मूला एक्सओ दिया था। एक्सओ का मतलब क्या था? ऑक्सीजन का वैलेंसी कितनी होती है? 2 होती है ना। तो अगर फॉर्मूला एक्सओ बन रहा है इसका मतलब ऑक्सीजन का 2 इधर आएगा, एक्स की वैलेंसी भी 2 होगी, जिसकी वजह से एक्सओ बना होगा। एक और हिंट भी है सवाल में, समझो कि यहाँ फॉर्मूला के जो ऑक्साइड का जो दिया हुआ था, लिखा हुआ था ओनली ऑक्साइड फॉर्म इज एक्सओ। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, डू वी नो दैट, यस और नो? तो एक्स पे तो 2 आना चाहिए था और एक्स 2 बनना चाहिए था। तो एक्सओ क्यों बन रहा है? इसका मतलब है एक्स की वैलेंसी भी 2 है। एक्स की वैलेंसी भी क्या है बेटा? 2 है। और जब 2 से 2 कैंसिल होगा तो एक्सओ बनेगा। तो अगर एक्स की वैलेंसी 2 है तो फिर इसको यहाँ चार्ज क्या बनाना चाहिए था? +1 या प्लस +2? टू। प्लस प्लस टू टू का। उस एतबार से भी गलत है, यस और नो? जी सर, अब समझ आ गया। जैसे देखो यहाँ पर x+2 बना हुआ है ना। जी जी। ठीक है, चल जी सर। पीछे चले गए थे, वापस आ गए। चले, कौन से क्वेश्चन पे पहुंचे थे भाई? नाउ वी हैव दिस क्वेश्चन फॉर 29। एन एक्सपेरिमेंट टू, अब देखो पूरे सिलेबस की रिवीजन हो रही है। एन एक्सपेरिमेंट टू इन्वेस्टिगेट द इफेक्ट ऑफ पेंटिंग आयरन इज शोन। अब यहाँ पर प्योर आयरन है, एयर है, यहाँ पर पेंटेड आयरन है और एयर है और वाटर भी है। द एक्सपेरिमेंट इज लेफ्ट फॉर 7 days। व्हाट हैपेंस टू द वाटर लेवल इन द टेस्ट ट्यूब एक्स एंड वाई? सिंपल है बेटा, ये तो बहुत सिंपल है। मुझे बताइए क्या होना चाहिए? जहां पर आयरन पेंटेड नहीं है तो क्या यहां पर एयर स्लोली रिएक्ट करेगी आयरन से, यस और नो? बोलो भाई बच्चों, हेलो। स्लोली रिएक्ट करेगी। जब स्लोली रिएक्ट करेगी तो एयर यहां से कम होगी, जब एयर कम होगी तो वाटर यहां पर चढ़ेगा, राइज इन दी वाटर लेवल आएगा, यस और नो? लेकिन यहां पर चूंकि आयरन पेंट हुआ हुआ है तो पेंट होने की वजह से आयरन की रस्टिंग प्रिवेंट होगी और एयर रिएक्ट नहीं कर पाएगी आयरन से, तो अल्टीमेटली क्या होगा? यहां पर वाटर राइज नहीं होगा। तो मतलब यहां नो चेंज इन दी वाटर लेवल्स और यहां पर वाटर लेवल शुड राइज। डू यू अंडरस्टैंड द लॉजिक? डू यू अंडरस्टैंड द लॉजिक? यस। तो मेरे बच्चे, हमारे पास टेस्ट ट्यूब एक्स में वाटर लेवल राइज होना चाहिए और यहाँ वाई के अंदर नो चेंज, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्लियर? मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। बेटा देखो, आयरन था और यहाँ पर एयर है भरी हुई, ठीक है, तो जाहिर रस्टिंग का कंसेप्ट है। यहाँ पेंटेड आयरन है, तो जब 7 days तक के लिए छोड़ दिया तो इस एयर में से कुछ एयर आयरन से रिएक्ट कर लेगी रस्ट करने के लिए, तो यहाँ एयर का वॉल्यूम कम होगा जिसकी वजह से वाटर ऊपर चढ़ जाएगा, वाटर का लेवल थोड़ा बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पर वी हैव गॉट पेंटेड आयरन, तो जब पेंटेड आयरन है तो मेरे बच्चे डेफिनेटली यहाँ पर वो रस्टिंग नहीं करने देगा और इसीलिए वाटर लेवल में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि एयर जो है वो जू की तू मौजूद रहेगी। अब्दुल्ला कह रहे हैं सर टेम्पररी मेथड होता है, तो जी हाँ टेम्पररी मेथड होता है, जब भी तो 7 दिन लिखा हुआ है, 7 साल नहीं लिखा हुआ। जब भी तो 7 दिन लिखा हुआ है, 7 साल नहीं लिखा हुआ। ठीक है बेटा अब्दुल्ला, चले। ओके, bauxite. What is bauxite, guys and girls? It is Al2O3. Bauxite contains aluminum oxide. Aluminum is extracted from aluminum oxide by electrolysis. Do we know that already? Aluminum की extraction किससे होती है? Reducing agent method से होती है, electrolysis से होती है? तो definitely electrolysis से होती है. Which statement is a reason for why cryolite is added to the electrolyte? बेटा ये मैं कई दफा बता चुका हूँ, पास पेपर 2 के कराते हुए बता चुका था। क्रायोलाइट को क्यों ऐड करते हैं बेटा? क्रायोलाइट, वाई क्रायोलाइट इज एडेड बेटा? सिंपल, टू डिक्रीज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द मिक्सचर, एंड इससे जो आइंस है उनकी मूवमेंट भी बेहतर होती है। याद है मैंने लिखवाया था आपको एक जगह, पास पेपर सॉल्व कराते हुए लिखवा दिया था कि क्रायोलाइट यूज करने के पर्पस क्या है इस प्रोसेस में। तो दैट इज वेरी इजी। चले, क्वेश्चन नंबर 31। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सी स्टेटमेंट ठीक है? एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड इज ओके। कौन सी स्टेटमेंट ठीक है? एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट अ कॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। हाँ भाई, जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है क्या उससे क्लाइमेट चेंज आ रहा है? भाई एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उससे आ रहा है या जो हम उसमें ऐड कर रहे हैं उससे आ रहा है? दोनों में डिफरेंस है बेटा, समझे? एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड तो अल्लाह ताला ने नेचुरल एनवायरनमेंट का पार्ट बनाया है ना, उससे कैसे क्लाइमेट चेंज आएगा? जो हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से इंडस्ट्री से ऐड कर रहे हैं उससे क्लाइमेट चेंज आ रहा है, यस और नो?
तो दिस इज अ वेरी इंटेलिजेंट स्टेटमेंट, जिसमें बहुत सारे बच्चे फंस जाएंगे। तो दिस एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट अ कॉज ऑफ, क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड is not a cause of climate change. तो कार्बन डाइऑक्साइड eventually becomes the cause of climate change. तो ये ऑप्शन गलत हो गया, आपको सही ऑप्शन सिलेक्ट करना है। मेरा पेन क्यों नहीं चल रहा? फिर आप कहता है एटमॉस्फेरिक कार्बन मोनोऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड बाय कंप्लीट कंबशन ऑफ कार्बन कंटेनिंग फ्यूल्स। हाँ भाई, कंप्लीट कंबशन से कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है क्या? कंप्लीट कंबशन से क्या बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। बर्निंग नेचुरल गैस डिक्रीजेस द लेवल ऑफ कार्बन। हाँ जी, नेचुरल गैस को बर्न करने से, मीथेन को जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल्स कम होंगे क्या? दैट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। ठीक है जी। तो डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेशन कॉजेज एन इंक्रीज इन द एटमॉस्फेरिक मेथड। यस, जब आप दरख्त खत्म करेंगे, दरख्त खत्म करते चले जाएंगे, उनकी क्योंकि डीकम्पोज हमने क्या पढ़ा था कि जब कोई ऑर्गेनिक मैटर डीकम्पोज होता है तो उसमें कौन सी गैस बनती है? मीथेन गैस बनती है। यस और नो? जब कोई ऑर्गेनिक मैटर डीकम्पोज होता है तो उसमें मीथेन गैस बनती है। ठीक है, चलें। अ प्लास्टिक कंबस्ट टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड। कहते हैं प्लास्टिक को कंबस्ट किया, सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड बनी। हाउ कुड बोथ गैसेस बी रिमूव फ्रॉम द एयर? दोनों गैसेस को कैसे रिमूव करेंगे? बेटा एयर एंड एटमॉस्फेयर में आपने पढ़ा हुआ है, ये एसिडिक गैस है और ये भी एसिडिक गैस है। तो एसिडिक गैस को कैसे रिमूव करेंगे? बेस के थ्रू। तो कौन सी बेस है बेटा? आप जानते हैं मेटल की जो ऑक्साइड्स होती हैं वो बेस होती हैं। तो व्हाट डू यू थिंक, अगर मैं इसे मेटल की ऑक्साइड में से पास करूं तो एसिड बेस को एब्जॉर्ब कर लेगा? यस और नो? तो दैट्स वेरी सिंपल। इज दिस क्लियर बच्चों? आगे चलें। Which equation represents the photosynthesis? हाँ जी, फोटोसिंथेसिस कौन सी इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है? This is pretty easy. Carbon dioxide plus water gives glucose and oxygen. लेकिन आपको बैलेंस इक्वेशन, अगर आप, ये तो आपने क्लास में पढ़ी हुई है, 6-6 वाली इक्वेशन होती है। 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 वाटर गिव ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। तो ये आपके पास वाई नॉट कैटालिटिक कन्वर्टर? बेटा कैटालिटिक कन्वर्टर यहाँ थोड़ी, कैटालिटिक कन्वर्टर, बच्चा कह रहा है कैटालिटिक कन्वर्टर क्यों लिखा? भाई कैटालिटिक कन्वर्टर डील्स विद दीज टू गैसेस, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। कैटालिटिक कन्वर्टर का ताल्लुक उधर किधर आ गया भाई? कैटालिटिक कन्वर्टर का रोल सल्फर डाइऑक्साइड और HCl में थोड़ी है बेटा। ठीक है जी, चलें। विच, अब ऑर्गेनिक शुरू हो रही है बच्चों। विच स्टेटमेंट डिफाइंस स्ट्रक्चरल आइसोमर्स? हाँ भाई, विच स्टेटमेंट डिफाइंस स्ट्रक्चरल आइसोमर्स? These are the compound with same displayed formula but different molecular formula. क्या displayed formula स्ट्रक्चर सेम होता है? क्या सेम होता है स्ट्रक्चर? बोलो बेटा, स्ट्रक्चर सेम होता है क्या आइसोमर में? डेफिनेटली नॉट। These are the compounds with same molecular formula and displayed formula but different। भाई displayed formula और structural formula दोनों ही अलग होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। They are the compounds with same molecular formula but different structural formula. Is this statement correct? Yes. Yes. Petroleum is a mixture of different hydrocarbons. Okay, which process is used to separate the petroleum? हाँ भाई, कौन सा प्रोसेस यूज होता है? डिटेल में आप पढ़ चुके हैं। Which is the process, guys? Fractional distillation. Very good. Okay. Now we have another question from organic. Which equation represents a reaction of methane is correct? कौन सा जो रिएक्शन है वो सही रिप्रेजेंट कर रहा है मीथेन की रिएक्शन को? तो आपने पढ़ा हुआ है रिएक्शन, जब CH4 क्लोरीन से रिएक्ट करता है तो क्या होता है? एक हाइड्रोजन निकलता है, उसकी जगह क्लोरीन लगती है, साथ में HCl बनता है। दिस इज इनकरेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट, दिस इज आल्सो इनकरेक्ट। व्हिच इज द ओनली करेक्ट रिएक्शन बच्चों? दैट इज A. इज दैट क्लियर बच्चों? यस और नो? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Ethanol can be produced by fermentation or by the catalytic addition of steam to ethene. Do we know both the methods? अल्कोहल बनाने के दो मेथड थे, फर्मेंटेशन था और स्टीम का रिएक्शन था इथीन के साथ। We know both of them. Which row shows an advantage and disadvantage for each process? कौन से कॉलम या कौन से रो में दोनों प्रोसेस का एडवांटेज और डिसएडवांटेज मेंशन किया गया है? तो आए समझते हैं। बेटा फर्मेंटेशन के बारे में बात करें तो फर्मेंटेशन, मुझे पहले बताइएगा, यहाँ दो ऑप्शन है, एक है बैच प्रोसेस का फास्ट। पहले तो मुझे बताएं फर्मेंटेशन क्या एक फास्ट रिएक्शन होता है? एक एक करके कंसीडर करें। क्या फर्मेंटेशन फास्ट होता है, स्लो होता है? इंतहाई, तो इंतहाई स्लो प्रोसेस होता है फर्मेंटेशन का।
तो ये तो कट गया ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद क्या फर्मेंटेशन एक बैच प्रोसेस होता है, यानी एक लार्ज क्वांटिटी को एक साथ बैच में रखा जाता है? यस, दैट कुड बी करेक्ट। रिन्यूएबल रॉ मटेरियल है, क्या रिन्यूएबल होता है रॉ मटेरियल? फर्मेंटेशन में ग्लूकोज प्लांट से आ रहा है, तो रिन्यूएबल हुआ नहीं हुआ? प्लांट को आप बार बार उगा सकते हो, तो ऑप्शन हमारा बी रूल आउट हो गया। आगे चलो, डिसएडवांटेज क्या है? तो डिसएडवांटेज क्या है भाई? तो पहले वाले में है स्लो रिएक्शन होना डिसएडवांटेज है, यस दैट कुड बी डिसएडवांटेज, ठीक है। बैच प्रोसेस होना कोई डिसएडवांटेज नहीं है, तो ये आपके पास यहां से अल्लाह आपका भला करे कैंसिल हो जाएगा। इम्प्योर एथेनॉल इज फॉर्म, इम्प्योर बनती है एथेनॉल, बिल्कुल इम्प्योर बनती है क्योंकि बहुत सारी चीजें और मिक्स हुई भी होती हैं, तो दिस कुड बी अनदर डिसएडवांटेज। तो हमारे रेस में ए और डी चल रहे हैं। आगे चलो, कैटेलिटिक एडिशन, कैटेलिटिक एडिशन जो है उसका एडवांटेज क्या है कि वो फास्ट रिएक्शन होगा, तो डेफिनेटली फिर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। बच्ची कह रही है सर इम्प्योर कैसे? बेटा इम्प्योर इस तरह से कि जो आपका जो फर्मेंटेशन होती है उसमें क्या होता है, आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि उसमें जो आपका स्टार्च होता है, जैसे शुगर केन है या ग्रेप्स हैं, तो उनके अंदर सिर्फ एथेनॉल तो नहीं बनेगा ना, और भी बहुत सारी चीजें उसमें एड ऑन हो जाती हैं। तो जो एथेनॉल आप बना रहे होते हैं फर्मेंटेशन के थ्रू, उसमें बहुत सारी चीजें और भी एड ऑन हुई भी होती है, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल्ड इम्प्योर। सर हाउ फाइनाइट रॉ मटेरियल? बेटा फाइनाइट नहीं, रिन्यूएबल, रिन्यूएबल रॉ मटेरियल। अच्छा ये वाला कह रहे हो, फाइनाइट रॉ मटेरियल? मेरे बच्चे इथीन क्या फाइनाइट नहीं है क्या? इथीन एक फाइनाइट रॉ मटेरियल नहीं है क्या? मुझे बताएं, इथीन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, कोई रिन्यूएबल रिसोर्स तो है ही नहीं। जवेरिया, इथीन तो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, रिन्यूएबल रिसोर्स कहां से है? रिन्यूएबल तो वो है जो नेचुरली जो है वो रीग्रो कर सके बार बार। चले, ओके। पार्ट ऑफ द पॉलीमर स्ट्रक्चर शोन, आपने पढ़ा हुआ है अच्छे से। अब आप देखिए कार्बन की कंटिन्यूटी चेंज है, तो ये एडिशन पॉलीमर है कंडेंसेशन है बेटा? एडिशन का पॉलीमर है या कंडेंसेशन का पॉलीमर है? एडिशन का। अब आप सीक्वेंस देख लें, डबल बॉन्ड आएगा। अब सीक्वेंस देख लें, एक कार्बन पे CH3 और H होगा, देखें CH3 और H होना चाहिए, यहाँ CH3F है, गलत। CH3H है, दैट वुड बी करेक्ट। CH3Cl है, गलत। CH3Cl है, गलत। तो ओनली ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा? बी। हमने सीक्वेंस को फॉलो किया है, सारे बच्चों को समझ आया? एक कार्बन पे CH3H है, एक पे ClF है, CH3H ClF, उसी सीक्वेंस को फॉलो किया है। इज एवरीबॉडी क्लियर? ओ शाबाश। 5 स्टेप्स इन एसिड बेस टाइट्रेशन आर शोन, उसको लिस्ट अप करना है। व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ दीज स्टेप्स? ओके बेटा, एसिड बेस टाइट्रेशन आपने एटीपी में करते हुए देखी, सब कुछ करके देखी, तो बेटा कौन से स्टेप्स ठीक होंगे? तो आप जानते हैं क्या करना होता है मेरे बच्चे, आप एक केमिकल को वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में लेते हैं, दूसरे केमिकल को ब्यूरेट में लेते हैं, फ्लास्क में आप फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंडिकेटर ऐड करते हैं, और जब आप इंडिकेटर ऐड करते हैं उसके बाद ब्यूरेट वाले सोल्यूशन को मिक्स करते हैं, एंड इवेंचुअली जनाब एंड रिजल्ट आता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यूज अ वॉल्यूमेट्रिक पिपेट टू ऐड अ फिक्स वॉल्यूम इन अ कॉनिकल फ्लास्क, दैट शुड बी स्टेप 1। क्या ख्याल है? और फिर उसके अंदर इंडिकेटर डालेंगे, दैट शुड बी स्टेप 2। उसके बाद फिर क्या करेंगे, ये रिकॉर्ड इनिशियल वॉल्यूम, रिकॉर्ड फाइनल वॉल्यूम, और स्लोली ऐड एसिड फ्रॉम अ ब्यूरेट इनटू कॉनिकल फ्लास्क। नहीं, तो पहले आप क्या करेंगे, रीड एंड रिकॉर्ड द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ एसिड इन द ब्यूरेट which is 4, and then you will go to slowly add this, and finally you will record the final volume. So the 5 should come at the end and 3 should come at the beginning. So the answer would be 3, I mean B. चलें, लास्ट क्वेश्चन आ गया। A student does paper chromatography on a mixture of amino acids. The student sprays the dried chromatogram with a locating agent. What is the function of locating agent? हाँ भाई बताया था, locating agent का function क्या होता है guys and girls? So that is to form colored spot with the amino acids. Yes or no? And that's how you do 40 out of 40. A star distinction. Is that clear? MCQ 20, MCQ 20, MCQ 20, MCQ 20, MCQ 20, ये वाला कह रहे हो बेटा? बेटा ये तो बहुत सिंपल था, आपको रिएक्टिविटी ऑर्डर दिया हुआ है, मैं यूं लिख देता हूं, मैग्नीशियम सबसे कम रिएक्टिव है, कैल्शियम उससे ज्यादा रिएक्टिव है, स्ट्रोंशियम उससे ज्यादा रिएक्टिव है, बेरियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। उसके बाद स्टेटमेंट है, अब कैल्शियम चूंकि मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है तो इट वुड रिएक्ट फास्टर देन मैग्नीशियम, दैट्स करेक्ट। बेरियम कहता है लेस विगरसली, जब बेरियम मोर रिएक्टिव है तो लेस विगरसली कैसे रिएक्ट करेगा मैग्नीशियम से?
तो ये गलत था। स्ट्रोंशियम ऑक्सीडाइजेज इन एयर मोर स्लोली, तो स्ट्रोंशियम इज लेस रिएक्टिव देन बेरियम, तो इट विल ऑक्सीडाइज स्लोली। इज दैट क्लियर? अब्दुल्ला कह रहे हैं ए क्यों नहीं होगा? 31 31 31 31 31 31। Which statement is correct? Atmospheric carbon dioxide is not a cause of climate change. एटमॉस्फेरिक में जो कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होती है, मैंने यही बताया ना बेटा, एटमॉस्फेयर में तो कार्बन डाइऑक्साइड इज नेचुरल पार्ट, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में ऐड होती है दैट इवेंचुअली लीड टू ग्लोबल वार्मिंग, तो इसीलिए दैट इज करेक्ट। यानी दैट इज मतलब एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड करेक्ट से मुराद इट इज नॉट करेक्ट, दैट इज व्हाई इट इज नॉट द आंसर। Atmospheric carbon dioxide is not a cause of climate change. It's a generic statement. So naturally, the carbon dioxide is not the cause of the climate change. But because carbon dioxide continuously जो add हो रही है, that is resulting in global warming. That is why we didn't mark this option as the correct one. Rather, we go to the more accurate option. 29. यार ये तो बिल्कुल ही बच्चों वाला सवाल था ना बेटा। यहां पर रस्टिंग हो जाएगी, यहां पर नहीं होगी। रस्टिंग जब होगी तो एयर क्या होगा? कंज्यूम होगा ना बेटा। एयर का ये वॉल्यूम है, एयर कंज्यूम होगा तो वाटर थोड़ा सा राइज हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर जो पेंटेड आयरन है वो क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेगा आयरन को रस्ट होने से। एयर कंज्यूम नहीं होगी तो वाटर लेवल राइज नहीं होगा, एंड दैट इज व्हाई वी सिलेक्टेड के वाटर लेवल टेस्ट ट्यूब एक्स में राइज होगा और उधर राइज नहीं होगा। Abdullah, it's a generic statement to atmospheric carbon dioxide eventually, because of the generic nature of the statement, is the cause of climate change. कुछ और भी टिप्स दे दें बेटा? जस्ट डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस। बच्चे कह रही है सर कुछ और टिप्स दे दें। टिप्स यही है बेटा कि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं करें, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा चांस बढ़ेगा। ठीक है, तो इसलिए यहां पर तो आपने डिस्कशन कर करके प्रैक्टिस कर ली, वो एक अलग तरह का उसका बेनिफिट है, लेकिन अकेले बैठकर डिसीजन मेकिंग बहुत जरूरी है। अकेले बैठकर टाइमर लगा के डिसीजन मेकिंग बहुत जरूरी है। पेपर में एंजाइटी होना नेचुरल है बेटा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई यूनिक बात नहीं है, लेकिन बस उस एंजाइटी को कंट्रोल करना है। ज्यादा एंजाइटी हो रही हो तो बस अब ज्यादा एंजाइटी हो रही हो तो आप सोचा करें कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? फेल हो जाऊंगी। ये सोचा करें हर वक्त कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? फेल हो जाऊंगी। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? फेल हो जाऊंगी। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? फेल हो जाऊंगी। तो जब आप बार बार ये सोचेंगी तो जब दो सवाल भी ठीक होंगे ना तो खुशी होगी, और खुशी होगी तो एंजाइटी खत्म हो जाएगी। इसकी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे आ जाएगी, अभी रात तक आ जाएगी यूट्यूब पे। ठीक है, दोबारा आपसे मिलते हैं कल इंशाल्लाह ताला अगेन एक और पास पेपर सेशन के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खूब प्रैक्टिस करते रहें।